साल के अंत तक सोना जो है वो $6300 तक पहुंच सकता है। निवेश करते रहे इस भाव को मानकर। अगर गोल्ड को समझे तो गोल्ड बढ़ता नहीं है, गोल्ड एज इट इज है। वहाँ करेंसी का वैल्यू गिर जाता है तो गोल्ड आपको महंगा लगने लगता है, जो ये इकोनॉमी का पार्ट है। गोल्ड को आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा सकते। गोल्ड में सिल्वर वाली कहानी नहीं है। इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन भागेगा। इन्फ्लेशन वहाँ का 3% के आसपास है अमेरिका का, तो वो भागेगा, तो वो अमेरिका के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए लिक्विड मनी को कम करेंगे। तो बड़ा कठिन काम है इस समय, क्योंकि अमेरिका का बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। जैसे ही केविन वॉश का नाम सामने आया उसके बाद ही मार्केट में अलग तूफान और अफरा तफरी मच गई। उनके नाम की घोषणा तक ही सब कुछ ठीक ठाक था, सबकी बल्ले बल्ले थी और सोना चांदी ऊपर भाग रहा था। बस क्या उनके नाम की घोषणा के साथ ही कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, नाम की घोषणा के साथ क्या होता है, वो ट्रिगर पॉइंट लेते हैं। पैसे जो कमाते हैं ना, वो आम आदमी से कमाया जाता है। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो सपना देखते हैं, जो अपने पैसे को सोचते हैं कि मेरा पैसा जल्दी बाहर जाएगा, उन लोगों से पैसे कमाया जाता है। कल तक जब सब कुछ ठीक था तो अचानक से वो कौन सा बड़ा प्लेयर है जो मेरा पैसा लेकर के भाग गया? ये बड़े प्लेयर्स जो हैं, बहुत सारे वेल्स होते हैं, बिग वेल्स होते हैं। अब इसको मैं जनता को समझाने के लिए सिल्वर के एग्जांपल से समझाता हूँ। उनके लिए अभी खुशखबरी जरूर है। जब टूटा है सोना और चांदी दोनों, तो उनको लग रहा है अरे वाह, अभी तो फिर मौका आ गया। तो उन्हें भी आप मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये टोटली सिप का ही टाइम है। सिप का ही टाइम है। आम आदमी के लिए सिप ही बहुत जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना के पास 2012 से लेकर 2016 के बीच में चाइना ने अपने गोल्ड का रेट ऊपर रखा था। इस एक खबर है, पुष्ट खबर है, कोई कंफर्म तो करेगा नहीं, चीन गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, कि 30,000 मैट्रिक टन उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है। गजब दबंगई है अमेरिका की। फिर तो सोना खत्म हो गया तो कह रहे हैं अब डॉलर माना जाएगा, अब सोना बैक होना तो इसलिए अब जो लड़ाई हो रही है, हाँ। अब ये हो रही है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। डॉलर कमजोर हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि गोल्ड से ही बैक होगा। तो सब जो सेंट्रल बैंक जो गोल्ड खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं? वो अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए खरीद रहे हैं। डी डॉलराइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, अमेरिका क्या संकट में है, डोनाल्ड ट्रंप क्या संकट में है, और अमेरिका की चौधराहट इसके बाद कम होगी। पूरी दुनिया को जब लगने लगा कि अब अमेरिका उस तरीके से मजबूत नहीं रहा जैसी बात थी, मतलब ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि अमेरिका इतने ज़बरदस्त कर चुके हैं कि भारत भी नहीं है। कैसे चाइना ने एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और पहले जो एक्सपोर्ट था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, और ये भी एक वजह थी कि चांदी का भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या चाइना का ही कोई बड़ा ब्रोकर जिसने बेच दिया हो? ये कोई नया नियम नहीं था, पुराना नियम था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसने जाकर तहकीकात किया उस खबर का। तो व्यापारी बोले कि हमारे पास चाइना की तरफ से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस आया नहीं है। तो वो खबर जो है, वो खबर जो थी वो ऐसी ही थी, मतलब ऐसा नहीं कि चाइना की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन किया गया। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सोने और चांदी के बाजार में उथल पुथल मची हुई है। 2 दिन लगातार लोअर सर्किट लगना कोई आम बात नहीं है। निवेशक परेशान हैं, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सोने और चांदी के बाजार में क्या चल रहा है ये समझने के लिए पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर को। पैसा बोलता है कि पहले पॉडकास्ट में आप उन्हें देख चुके हैं जब हमने सिल्वर के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी। आज मैंने गोल्ड मार्केट के ऊपर उनसे बातचीत की है। ये समझाया उन्होंने कि वर्ल्ड में जितना गोल्ड है उसका एक बड़ा हिस्सा चाइना ने शायद दबा के रखा हुआ है। ये उनका अंदेशा है। वो ये कह रहे हैं कि अघोषित तौर पर ये सोने का भंडार है चाइना के पास। इसके पीछे उनके कुछ अपने तर्क हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये हम आपको इन्वेस्टमेंट के टिप्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि 3 इडियट का एक डायलॉग है कि आप काबिल बनिए, सफलता झक मार कर आपके कदम चूमेगी। तो ये काबिल बनाने की कोशिश है, उन खबरों को आप तक पहुँचाने की कोशिश है जो शायद आपकी नज़र से रह जाती है। और सोने और चांदी के बारे में मैं कह सकती हूँ सटीक जानकारी उत्पल चौधरी सर के पास होती है। तो पॉडकास्ट आज का आप देखिए, ये समझिए कि सोने में निवेश किसके लिए है, चांदी में निवेश किसके लिए है, और सबसे खास बात कि क्या जेपी मॉर्गन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड का मार्केट इसी साल
$6,300 प्रति ऑन्स तक पहुंच सकता है। ये क्या वाकई होगा? इस गिरावट के बाद भी गोल्ड में क्या इतना फ्यूचर देखना ठीक है? हर बात का जवाब दिया है उत्पल चौधरी सर ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं उनका। थैंक यू। पिछली बार हमने चांदी पर बहुत विस्तार से बात की थी, आज हम चांदी पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में, क्योंकि मुझे लगता है सोने के बारे में एडुकेट करना लोगों को आज पहले ज़रूरी है। JP मॉर्गन को जब मैं सुन रही थी, पढ़ रही थी रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि वी रिमेन फर्मली बुलिश ओवर गोल्ड। उनका ये कहना है कि साल के अंत तक सोना जो है वो $6300 तक पहुंच सकता है। तो इतनी मंदी के बाद भी अगर JP मॉर्गन की तरफ से ये बात कही जा रही है, तो क्या उसको हम भी मान लें, फर्म रहें गोल्ड के ऊपर, निवेश करते रहें इस भाव को मानकर? आप कैसे समझाएंगे? देखिए, गोल्ड को लेकर जो 2026 के लिए जो आया था रिव्यू, उसमें बहुत सारे एजेंसियों ने दिया था और उन्होंने बताया था कि 5000 के आसपास आएगा। तभी वो 4200-4300 के आसपास था, तो जो रिव्यू आना शुरू हुआ था। और उसके बाद से सबसे ज़्यादा जो दिया था 5400 के आसपास दिया था, $5400 प्रति आउंस पे। तो जो एवरेज आउट निकल रहा था वो 5000 के आसपास निकल रहा था। उसके बाद से गोल्ड में रैली आई बहुत तेज़ और 5000 अचीव कर गया। उसके बाद से फिर जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आया कि $6600 प्रति आउंस तक जा सकता है। साथ में एक और एजेंसी ने दिया कि $6000 तक जा सकता है। एक्चुअली गोल्ड को लेकर हो गया कि जिस तरीके से अमेरिका का इकॉनमी हिला हुआ है और अमेरिका के चीज़ों को लेकर डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से गिर रहा था, तो क्या होता है कि आप अगर गोल्ड को समझे तो गोल्ड बढ़ता नहीं है, गोल्ड एज इट इज है। वहाँ करेंसी का वैल्यू गिर जाता है तो गोल्ड आपको महंगा लगने लगता है, जो ये इकॉनमी का पार्ट है। तो उस तरीके से डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा था, काफ़ी कमज़ोर हो गया था। 106 पे था और वहाँ से गिरता हुआ 96 के आसपास आ गया था, तो लगभग 11% के आसपास गिर गया था। तो उसके बाद से ये आने लगा कि भाई गोल्ड काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो जो 6600 जो जेफरीज वाला जो है वो अमाउंट आया। उसके बाद से फिर गोल्ड में बहुत तेज़ रैली आने लगी। तो गोल्ड में जो जनवरी में जो रैली आई वो कुछ ज़्यादा ही आ गया, क्योंकि जो दिसंबर के लिए जो टारगेट दिया गया था 2026 के लिए वो अचीव कर लिया, लगभग 5500 तक चला गया जनवरी में ही। तो वो उसमें हो गया थोड़ा सा गेम, क्योंकि लोग क्या होते हैं कि इसमें अलग अलग लोग होते हैं, सटोरिये होते हैं, तमाम चीज़ होते हैं जो कमाना चाहते हैं, और उस समय एक मोमेंटम बन जाता है, उसमें आम आदमी जाकर फंस जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। तो उस कारण जो है उसको बहुत तेज़ लेकर गया, और तेज़ लाने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा मनी आते हैं, देखिए मनी क्या होता है, मनी मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है, वो मनी घूमता रहता है। वो मनी कभी गोल्ड पे लगता है, कभी सिल्वर पे लगता है, कभी तेल पे लगता है, गैस पे लगता है। तो इस तरीके से वो मूवमेंट करता रहता है। तो वो पैसे जब आए मार्केट में तो तेज़ भागा, और तेज़ भागने के बाद वो नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद लेकिन गोल्ड को आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा सकते। गोल्ड में सिल्वर वाली कहानी नहीं है, क्योंकि गोल्ड का अपना एक वजूद है। गोल्ड का जो है टोटल जो है वो $35 ट्रिलियन के आसपास का पूरा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप एक तरीके से देखें तो पूरा जो एसेट्स है वो उतना है, तो उसको आप गिरा नहीं सकते। तो फिर गोल्ड जाकर अब स्थिर हुआ, और उस बीच जो एक खबर आ गई जो ट्रिगर पॉइंट किया, जो फेड के नए चीफ बनाए जाएंगे। हाँ। तो इनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी जो है कड़क डिसीजन वाले हैं, और इनका ये रुख होता है कि जो लिक्विडिटी जो है मार्केट में क्या होता है, पैसे आते हैं, तो पैसे कैश, उसमें उनका ये पर्पस है कि 1% लाना है इंटरेस्ट रेट को, और साथ में अभी जो उनका बयान आ रहा है कि बैलेंस शीट को कम करना है, जो है फेड का बैलेंस शीट को कम करना है, यानी कम पैसे मार्केट में डालना, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो जब लिक्विड मनी कम होगा तो वो पैसे जो घूम कर जो जाते थे वो गोल्ड, सिल्वर और तमाम जगह जाता था जो पैसा, अगर तो वो पैसा अगर कम होता है, मार्केट में पैसे कम आते हैं, तो बट नेचुरल सी बात है कि उससे क्या होगा कि गोल्ड, सिल्वर, मेटल, इन चीज़ों से पैसे निकलेंगे, क्रिप्टो से पैसे निकलेंगे, जो देखा गया। वो भी एक ट्रिगर पॉइंट हुआ। लेकिन ये सब तो ट्रिगर पॉइंट था। अब वो आएंगे 16 मई से ज्वाइन करेंगे। 16 मई के बाद बहुत सारी कहानियां हैं कि किस तरीके से अमेरिका के मार्केट को संभालते हैं, तमाम चीज़ है, क्योंकि अमेरिका का इकॉनमी पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अब वो क्या करेंगे कि वो जो है, जो अभी क्या हो रहा था कि जैसे कि लिक्विडिटी, मतलब इस तरीके से कि फेड क्या करती थी कि फेड जो है बॉन्ड जारी कर दी, कुछ जारी कर दी, उसके जरिए जो है पैसे आ गए मार्केट में, तो वो एक्स्ट्रा मनी को टाइट करेगा, ताकि उसको ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जब आप इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, जब जो है 1% के आसपास लाएंगे तो इन्फ्लेशन भागेगा। इन्फ्लेशन वहाँ का 3% के आसपास है अमेरिका का, तो वो भागेगा, तो वो अमेरिका के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए लिक्विड मनी को कम करेंगे, तो बड़ा कठिन काम है इस समय, क्योंकि अमेरिका का बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। ये तो उनकी जो भविष्य की नीतियां बताएंगी, जब वो बाकायदा बैठेंगे अपनी कुर्सी के ऊपर, तो आगे पता चलेगा कि उनकी नीतियां क्या हैं। पर मुझे ये समझ आया, आई माइट बी रॉन्ग, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई तब तक तो सब अच्छा चल रहा था। जैसे
ही केविन वॉश का नाम सामने आया उसके बाद ही मार्केट में अलग तूफान और अफरा तफरी मच गई। तो मुझे तो ऐसा लगा कि उनके नाम की घोषणा तक ही सब कुछ ठीक ठाक था, सबकी बल्ले बल्ले थी और सोना चांदी ऊपर भाग रहा था, बस क्या उनके नाम की घोषणा के साथ ही कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, नाम की घोषणा के साथ क्या होता है, वो ट्रिगर पॉइंट लेते हैं। हाँ। ये लोग जो पैसे जो मैंने आपको बताया ना कि जो 4,000 जो भी 4200 4400 के आसपास था, और जो ये किया जा रहा था कि 2026 तक में जाकर ये 5400 के आसपास होगा, उसको जो एक महीने में जो बढ़ाया गया तो वो एक्स्ट्रा मनी आया। तो वो मनी को निकलना होता है, वो जब पैसा जब एक्स्ट्रा आया तो उस मनी को निकलने के लिए कुछ बहाना चाहिए होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखिए, पैसे जो कमाते हैं ना वो आम आदमी से कमाया जाता है। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो सपना देखते हैं, जो अपने पैसे को सोचते हैं कि मेरा पैसा जल्दी बाहर जाएगा, उन लोगों से पैसे कमाया जाता है। कोई बड़े आदमी जो है वो पैसा लूज नहीं करते। अगर मान लीजिए मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं जो है अगर 100 करोड़ लेकर काम कर रहा हूँ मार्केट में, तो मेरे से जो है, और आप भी 100 करोड़ लेकर काम कर रहे हैं, तो आप और हमसे पैसे नहीं कमाए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा बंधु जो है वो अगर 2 करोड़ पे काम कर रहा है तो हम उनसे पैसा लेंगे। यही चीज़ होता है मार्केट में। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी आया तो उसमें क्या हुआ कि जो आम आदमी थी, आम जनता था, उसका पैसा निकल गया, और उसका पैसा निकल कर उसके जेब में चला गया, और वो पैसा फिर मार्केट से वापस आ गया। तो जो आया, जो फ्लैश, आप उसको ये कहिए कि मान लीजिए कि उसको एग्जांपल के तौर पर समझिए कि 100 करोड़ के आसपास आया और 10% 12% उसने भगा दिया, 115 हो गया। 115 के बाद उसने नीचे खींच दिया, नीचे खींच कर उसको ले आया 95 पे, तो 20% निकाल लिया ना वो मार्केट से, और 20% निकाल के फिर जहाँ गोल्ड का जो हैसियत था वहाँ ही छोड़ दिया। अब गोल्ड पे क्या है कि इस साल वहाँ खरीदारी होनी है। वहाँ पे जैसे कि जो केंद्रीय बैंक सब जो हैं, जो बाकी सेंट्रल बैंक हैं, वो खरीदारी करेंगे। जो इस बार जो है लगभग 800 मैट्रिक टन के आसपास खरीदारी किया है, वो अगले साल भी उसी तरीके से खरीदारी करेंगे। और साथ में जो है ये खरीदारी के साथ साथ जो है बाकी जो डिमांड सप्लाई और तमाम चीज़ है वो रहेगा। तो गोल्ड का डिमांड बना रहेगा, क्योंकि गोल्ड का जो इस साल जो 2025 में जो है वो 5000 मैट्रिक टन के आसपास जो है उसका डिमांड आया। जबकि उसमें गोल्ड निकलता है, अगर माइन से निकले तो लगभग 3500 मैट्रिक टन के आसपास निकलता है। तो 1500, मतलब इनफैक्ट था 1400 कुछ समथिंग मैट्रिक टन जो है वो रिसाइकल होकर आया गोल्ड। तो गोल्ड की कमी तो है ही है, और डिमांड उसी तरीके से बना हुआ है। तो इसलिए मॉर्गन ने दिया है अब कि 2026 तक ये 6300 तक जाएगा, जो कि संभव है। लेकिन इस बीच जो जनवरी में जो खेल हुआ, इसमें आम लोगों से पैसे लेकर वो निकल गया, बड़े बड़े प्लेयर पैसे लेकर निकल गए। यही आम आदमी के लिए जो है सबक होता है कि वो पैसे तब लगाए जबकि चीज़ जो कहा जाता है ना कि बाय हेट एंड जो है सेल लव, जिस चीज़ से नफरत हो, जिस चीज़ को कोई ना पूछ रहा हो, उस समय पैसे लगाइए। और जब जिसको सब लोग प्रेम करने लगे हों, सब सपने देखने लगे होंगे, उसमें मीम्स बनने लगा हो कि आप इतना धनी बन जाएंगे, तो यानी वो खतरे की घंटी है, वहाँ से आप पीछे हटिए या इंतजार कीजिए। ये तो मार्केट टूटने के बाद का हमारा असेसमेंट हो सकता है। मैं अभी फिलहाल ये समझना चाहती हूँ कि कल तक जब सब कुछ ठीक था तो अचानक से वो कौन सा बड़ा प्लेयर है जो मेरा पैसा लेकर के भाग गया। आपकी बात से ये तो मुझे समझ में आया कि जो छोटा प्लेयर होता है वो ही हमेशा मनी लूज करता है, और जो बड़ा प्लेयर होता है वो पूरे मार्केट का पैसा उठा के एकदम से चला जाता है। तो ये शुक्रवार को, फिर उसके बाद जिस दिन बजट आया उस दिन, इनफैक्ट थर्सडे, जिस दिन केविन वॉश के नाम का ऐलान हुआ था, तो ये अचानक से वो कौन सा बड़ा प्लेयर था जो आया और मेरा पैसा लेके चला गया। ये बड़े प्लेयर सब जो है बहुत सारे वेल्स होते हैं, बिग वेल्स होते हैं। अब इसको मैं जनता को समझाने के लिए सिल्वर के एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ। जैसे सिल्वर भागते हुए गया, आपकी ही बुलेटिन में मैंने कहा था $90 था उस दिन। मैंने कहा था यहाँ से ट्रिगर 106 का दिख रहा है, 106 के बाद अगर नहीं रुका वो तो 120 जाएगा, और 120 से पुल बैक आएगा, और पुल बैक आके मैंने आपके यहाँ शब्द बोला था $84, आज भी $84 पे। ठीक बात, ठीक है। अब मैंने पकड़ लिया था उस खबर को वहाँ पे कि ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ को देखकर अब तो मैं तो बहुत छोटा प्लेयर हूँ, मेरे से तो बड़े बड़े एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक से एक। हाँ। जिनका काम ही है, मैं तो जर्नलिस्ट आदमी हूँ, वो तो उनका काम ही है सोना चांदी से कमाना, वो उन चीज़ों को पहले भाप जाते हैं। तो जब 106 पे आया, जब 196 को तोड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न को और 106 पे गया, तो वो नए पैसे पंप हुए, और वो पैसा जो पंप हुआ वो ले गया 121 पे। तो वहाँ आम आदमी को लगा कि ये तो भाग रहा है, 300% भाग चुका है, हम तो पीछे रह गए। आपके ही बुलेटिन में मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग आएंगे जो पहले बेच चुके होंगे, वो लौट कर आएंगे, जो दिन भर का काम करके जा रहे हैं वो सामान खरीदने के लिए, गोल्ड सिल्वर खरीदने के लिए आ जाएंगे मार्केट में। तो उस तरह के लोग आए, और उन्हीं लोगों के तलाश में रहता है। जैसे जाल पिछा कर रखते हैं ना कि कबूतर आएगा, दाना फेंकते हैं, कबूतर आता है, हाँ। फिर जो है वो लेकर चला जाता है।
जो है फंस जाता है, उसी तरीके से लोगों को फंसा जाता है और लोग जो है उस समय नहीं जाते। तो वही जो मैंने कहा ना कि हेट जब हो तब उसको खरीदिए और जब प्रेम करने लगे लोग तो उससे बेच कर निकल जाइए। तो अभी यही हेट कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? इस समय जो है ना मार्केट शिप का है। इस समय जब क्या होता है कि जब मध्यम मार्ग होता है, जो बीच में होता है, तो उस समय पता नहीं रहता, क्योंकि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय जो चीज़ें देखी जा रही है, हालांकि अगर गोल्ड में देखा जाए तो उसका जो सपोर्ट लाइन है वो 4250 पे है और इस समय शायद 4800 पे चल रहा है। लेकिन आप उसको कह नहीं सकते कि वो 4250 पे आएगा। जैसे बीच में तो नीचे गया था थोड़ा सा, तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपको सिप करना होता है और जब कोई पूछ नहीं रहा होता है, जैसे कि अभी सिल्वर है, मान लीजिए सिल्वर अभी 784 के आसपास आ गया। सिल्वर अगर यहाँ से गिरता है, मान लीजिए एक और राउंड गिरता है, एक वेव्स और आता है और वो गिर कर जो है 69 के आसपास आता है, तो फिर ब्रेक होगा। वो 69 के बाद वो गिरता हुआ जो है 58 तक चला जा सकता है। तो अब 58 पे चला जाएगा अगर मान लीजिए, तो वहाँ लोग सब बेचने लगेंगे पैनिक में आकर। तो वो हो गया हेट वाला सीन। वहाँ से आदमी को एंट्री करना शुरू करना चाहिए कि अब इसको कोई पूछ नहीं रहा है, सब लोग डंप कर रहे हैं। तो वो चीज़ होता है इकोनॉमी में, इसी तरीके से होता है। और बीच में जब होता है, जब मध्यम मार्ग में है, जब आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अभी सिल्वर भी उसी पोजीशन पे है, गोल्ड भी उसी पोजीशन पे है, बीच वाले पोजीशन पे, तो ऐसे पोजीशन पे आपको यहाँ पे सिप के जरिए खरीदारी करना चाहिए। और जब ऊपर भाग जाए तो वहाँ से आदमी को निकलना चाहिए। मतलब एडवाइजरी नहीं है ये, बस हम ऐसे जर्नलिस्ट के ठीक तौर पे है। आपको बोल रहे हैं। हाँ, कि ये उसमें डिस्क्लेमर मैं भी दे दूं, ये बीच बीच में देना जरूरी होता है व्यूवर्स को कि आपको निवेश अगर करना है तो आपको जो आपका वित्तीय सलाहकार है उससे पूछ करके निवेश करना है, खुद की आरएनटी करनी है। हम सिर्फ आपको समझाने का काम कर रहे हैं कि मार्केट किस ओर जा सकता है। एक चीज़ और सर, पहले मैं व्यूअर से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दूं कि क्या आप भी फोमो का शिकार हुए थे और आपने निवेश किया था? प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करके बताइए। जो पहले का फोमो था सर, वो अभी भी कुछ हद तक ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो घुसना जिनका रह गया था सोने और चांदी के मार्केट में, उनके लिए अभी खुशखबरी ज़रूर है। जब टूटा है सोना और चांदी दोनों, तो उनको लग रहा है अरे वाह, अभी तो फिर मौका आ गया। तो उन्हें भी आप मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये टोटली सिप का ही टाइम है, किसी भी तरह से मन बनाए ही नहीं सोने चांदी के मार्केट में। नहीं, सिप का ही टाइम है। आम आदमी के लिए सिप ही बहुत ज़रूरत है। जब बिल्कुल कम रहे, जब एकदम गिर जाता है, जो हम बोले ना कि नफरत करने लगे, तब आप उसमें एक बड़ा चंक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिप का ही एक पोर्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख में आप अगर 1-1 लाख रुपया करके अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जब कोई पूछ नहीं रहा है, तो उस 10 लाख में से हो सकता है कि आप जो है 2.5 लाख 3 लाख एक बार में लगा दें। अगर 10-10% कट के लगा रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा लगा दें, क्योंकि छोटे जो आदमी होते हैं ना, उनको अपना पैसा प्रोटेक्ट करना सबसे अहम कदम है। पैसे को बढ़ाने से पहले पैसे को बचाना, वो चीज़ होता है। तो उसमें अलग अलग फार्मूला होता है, जैसे गोल्ड सिल्वर का रेशियो देखकर करते हैं, या फिर वो फार्मूला होता है कि 10% अगर ऊपर बढ़ा तो हम कितना पैसा लगाएंगे, 20% ऊपर बढ़ा तो कितना पैसा लगाएंगे। वो सब फार्मूला है, वो उनके एक्सपर्ट बता देंगे, जो सेबी रजिस्टर्ड होंगे वो बता देंगे। लेकिन वो होता है कि आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लेकिन गोल्ड को लेकर जो बात है ना, कि सिल्वर और गोल्ड में फ़र्क ये है कि गोल्ड है बहुत कम। गोल्ड है सिर्फ 2,16,000 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है धरती में, और 54,000 मैट्रिक टन जो है वो ज़मीन के अंदर है जिसको निकलना है, और उसमें से 3,500 मैट्रिक टन करके निकल रहा है। तो इस तरीके से देखें तो उसको ख़त्म होने में जो है 15 साल के आसपास लग जाएगा। 15 साल तक वो गोल्ड निकल, हाँ। लेकिन उसके बाद ये बता रहे हैं जो आपको, जो UGCR जो है, जो यहाँ का अमेरिका की जो एजेंसी है, उनका ये कहना है कि 1,35,000 गोल्ड पड़े हुए हैं, लेकिन उसको खोजा नहीं है। उनका एक अंदाज़ा है कि इतना गोल्ड हो सकता है ज़मीन के अंदर। तो गोल्ड है काफ़ी कम। दूसरा क्या हो गया कि अमेरिका का जो पॉलिसी है और जो बाकी जो इंटरनेशनल में जो खरीदारी हो रही है, गोल्ड की बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। क्योंकि अभी चाइना की तरफ से ये आया है कि हम अपने करेंसी को जो है वो रिज़र्व घोषित करेंगे। तो रिज़र्व घोषित करने के लिए उसको चाहिए गोल्ड। गोल्ड के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना के पास 2012 से लेकर 2016 के बीच में चाइना ने अपने गोल्ड का रेट ऊपर रखा था। तभी जर्मनी, फ्रांस और UK और स्विट्ज़रलैंड से बहुत सारे गोल्ड जो 12.5 kg के होते थे, उसको पिघला के 1-1 kg करके 1-1 टन जाता रहा है चीन के पास। और इस तरीके से एक खबर है, पुष्ट खबर है, और कोई कंफर्म तो करेगा नहीं, चीन गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, कि 30,000 मैट्रिक टन उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है। जब गोल्ड का हम हिसाब किताब लगाते हैं 2,16,000 का,
तो उसमें 97,000 मेट्रिक टन गोल्ड जो है वो ज्वेलरी है। उस ज्वेलरी में 50% जो है भारत और चीन के पास है। भारत में महिलाओं के पास 34,000 मेट्रिक टन है जो घरों में पड़े हुए हैं, बाकी जो है चीन के पास है, और रेस्ट जो है पूरी दुनिया के पास में है। दूसरा जो बैंकों के पास है वो 37,000 मेट्रिक टन के आसपास है, और जो है उसमें से फिर बाकी कुछ इंडस्ट्री में यूज़ हो गए, कुछ इन्वेस्टमेंट पे है, इन्वेस्टमेंट में भी जो है ठीक ठाक है, मतलब 30,000 मेट्रिक टन के आसपास वो है। बाकी जो 15-16,000 मेट्रिक टन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मिसिंग है। तो मेरा अंदाज़ा है कि वो चीन के पास है, जो चीन जो पुल किया है। हाँ। और चीन में उस समय देखा जा रहा था कि 4 साल तक जब वो पैसे गोल्ड से जा रहा था, हाँ। वो वापस नहीं आ रहा था वहाँ से। जैसे अभी सिल्वर जा रहा था तो वापस नहीं आ रहा था, उसी तरीके से गोल्ड वापस नहीं आ रहा था। तो चीन के पास बहुत ज़बरदस्त गोल्ड है, और इस समय जो दुनिया का जो तमाम सेंट्रल बैंक 2022 के बाद से जो खरीद रहा है, जैसा कि अभी पोलैंड की तरफ से भी आया कि वो 150 टन खरीदेगा, भारत भी खरीद रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं। तो ये गोल्ड का डिमांड जो है 1000 मेट्रिक टन के आसपास जो है वो खरीद रहा है। अब सोचिए कि 3,500 मेट्रिक टन निकल रहा है, उसमें से 1/3 जो है वो खरीद रहे हैं, बाकी रिसाइकल होकर आ जा रहा है तमाम चीज़ें। तो गोल्ड को लेकर जो है चीज़ें आगे रहेगी, और ये पूरा इतिहास है गोल्ड का कि गोल्ड जिसके पास रहा वो रूल किया है। वही ट्रम्प भी कहते हैं कि गोल्ड जिसके पास वो गोल्डन एज। मतलब गोल्ड की एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, आपके दर्शकों को बड़ा शानदार लगेगा। हाँ। कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो भारत की खोज के लिए निकले थे, भारत तो नहीं खोजा, अमेरिका चले गए। अमेरिका में जो मैक्सिको वाला इलाका है वहाँ गए, वहाँ गोल्ड प्रचुर मात्रा में था। तो उसके बाद से स्पेन का था वो, तो स्पेन के जो है किंगडम वाले सब पहुँचे वहाँ पे। हाँ। भाई एक जो है एक जगह खोजा गया था कोलंबस द्वारा। तो जब वहाँ गए तो वहाँ किंगडम था एजिट या कुछ था किंगडम, वो चल रहा था। तो उन लोगों ने इन नाविकों का, जो मैक्सिको था इस समय का जो है, अभी मैक्सिको है, इन नाविकों का उसने गोल्ड से बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया। उसके पास भरपूर मात्रा में गोल्ड था। तो वो था कि उस समय जो है अमेरिका, बोलिविया और जो मैक्सिको है, ये तीनों पे स्पेन अपना कब्जा करने लगा। उसने उस पूरे किंगडम को ख़त्म कर दिया। उसमें उसने दवा दे दिया, उन लोगों को बीमारी फैल गई। बीमारी फैलने के बाद वो किंगडम समाप्त हो गया, और उसके गोल्ड को लेकर वो आने लगा। तभी जो है ब्रिटेन और डच पहला जो है एम्पायर जब हुआ था, जो है आप उपनिवेशवाद जो है डच पहले शुरू किया, बाद में ये आया, क्या कहते हैं, ब्रिटिश लोग आए। तो ये जब गोल्ड लेकर आने लगा तो इसने क्या किया, स्पेन ने जो उसको ये चाहिए था, नेवी चाहिए था, जहाज चाहिए था, तो इसके लिए, और टेक्नोलॉजी चाहिए था, तो इसके लिए वो जो है डच और जो है ब्रिटेन को देने लगा, पैसे उसको देने लगा। तो उन लोगों को लगा कि ये गोल्ड है, तो समुद्र में गोल्ड की बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई। उसके बाद से क्या हुआ कि डच मजबूत हो गया, तो डच ने उपनिवेशवाद शुरू किया। गोल्ड के आसपास कहानी चल रही है सारी। उसके बाद से तब तक क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है उसने अपने नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया जो है, और जो है ब्रिटेन के तरफ से जो है वो फिर जो है डच डिक्लाइन करने लगा और ब्रिटेन बढ़ा। और ब्रिटेन बढ़ने के बाद उसने पूरे गोल्ड पे एक तरीके से कब्जा किया। गोल्ड पे कब्जा करने के बाद जब वर्ल्ड वार 1-2 हुआ तो ब्रिटेन कमज़ोर हो गया। अमेरिका जो है वो मजबूत होने लगा था, और 1871 के बाद से उसके पास गोल्ड जमा होने लगा। गोल्ड जमा होते होते 1931 तक उसने गोल्ड स्टैंडर्ड उसका करेंसी था। बाद में वहाँ डाइल्यूट किया गया, रूजवेल्ट थे तभी, उसको हटा दिया गया, बोले कि $20 लो और गोल्ड जो है जमा करो, उसको ख़त्म किया गया। इस बीच क्या हुआ कि अमेरिका ने आर्म्स बेचे वर्ल्ड वार में, और उसके बदले वो बोला कि गोल्ड लो। तो गोल्ड लेने लगा, तो अमेरिका के पास 20,000-21,000 मेट्रिक टन गोल्ड जमा हो गया। तभी 70,000 मेट्रिक टन गोल्ड निकला हुआ था पूरी दुनिया से, और 20,000 के आसपास उसके पास था। तो 30% के आसपास जो है अमेरिका के पास गोल्ड था। तो अमेरिका ने जब देखा कि जब ख़त्म हो गया, तो ब्रेटन वुड्स में 1944 में एक बैठक बुलाई गई, जितने जो यूरोपियन कंट्री सब थे, 10-12 कंट्री थे, और उसमें उनको बोला गया कि आपको एक करेंसी को मानना पड़ेगा, मान्यता देनी होगी, चूँकि वर्ल्ड ट्रेड के लिए, चूँकि ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था, अमेरिका मजबूत हो चुका था। अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा में बम मार के हीरो बन चुका था पूरी तरीके से, और पैसे भी थे, गोल्ड भी थे उसके पास। तो उस तरीके से अमेरिका में फिर ये हुआ कि डॉलर स्टैंडर्ड लाया गया। तो लोगों ने बोला भाई डॉलर का क्या बैक होगा, तो वो ले जाकर दिखाए अपने गोल्ड को, जो फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड रखा हुआ है वहाँ पे गोल्ड दिखाया उसने कि ये देखो मेरे पास जो है 20,000 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। तो फिर डॉलर को मान्यता मिली। हाँ। फिर डॉलर चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका 50 लफड़े में फंस गया, लड़ाई होने लगा, कोल्ड वार शुरू हो गया, वियतनाम के साथ लड़ाई हो गया, इनके साथ लड़ाई हो गया। तो उसका गोल्ड, उसने डॉलर ज़्यादा छापना शुरू कर दिया।
तो फ्रांस और जर्मनी को लगा कि ये डॉलर ज़्यादा छाप रहा है, अब डॉलर का वेटेज नहीं रहा गोल्ड से, तो उसने उनसे गोल्ड मांगना शुरू कर दिया। पैसे भेजते थे, स्विट्जरलैंड ने बहुत मजा उठाया इसका, उसके पास जो गोल्ड पड़े हुए हैं वो अपना करेंसी भेजता था और बदले में जो है डॉलर भेजता था और गोल्ड ले आता था। तो गोल्ड लाने के बाद धीरे धीरे जब गोल्ड उनके यहाँ से ख़त्म हो गया, जो 20,000 मेट्रिक टन गोल्ड था वो घटता हुआ जो है 8,000 मेट्रिक टन के आसपास हो गया। तो 1971 में जब ये हुआ कि भाई डॉलर आपके पास तो पैसा बचा हुआ ही नहीं है, गोल्ड से बैक है ही नहीं, और सब लोग लेकर आने लगे कि हमें दो, तो उस समय निक्सन थे, निक्सन शॉक कहा गया, उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म किया और डॉलर को बोला कि भाई गोल्ड से बैक नहीं होगा। तो फिर बोला कि भाई आपको इसको इकॉनमी के आधार पर मान्यता देनी होगी। तो इस तरीके से पूरी गोल्ड की कहानी है। गजब दबंगई है अमेरिका की। फिर तो सोना खत्म हो गया तो कह रहे हैं अब डॉलर माना जाएगा, अब सोना बैक होना तो जरूरी इसलिए नहीं है। अब जो लड़ाई हो रही है, हाँ। अब ये हो रही है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। डॉलर कमजोर हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि गोल्ड से ही बैक होगा। तो सब जो सेंट्रल बैंक जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं? वो अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर आप अमेरिका का जो था पहले तो बहुत ज़बरदस्त था, 2000 में ही इसका 75% के आसपास जो है पूरा जितना भी ट्रांजैक्शन होता था वो डॉलर पे होता था। अब जो है 57% है। अभी IMF का रिपोर्ट आया है 57% के आसपास, तो वो कम हुआ है। तो ये जो बाकी और जो चाइना जो आया है कि अब मेरी करेंसी को रिजर्व घोषित करो, चूँकि उसके पास गोल्ड आ गया, तो गोल्ड ही जो है पूरे जीवन की कहानी है। इसलिए गोल्ड जिसके पास है, और सबसे इसमें तारीफ है भारतीय महिलाओं का, जो घर से निकलने नहीं देती, गोल्ड अपने पास रखती है, वो एक बड़ी ताकत है। मैंने तो अभी पिछले ही पॉडकास्ट में कहा सर कि एक चीज़ मुझे ये समझ में आई है कि पुश्तैनी सोना अगर कुछ है तो वो महिलाएं ही आदान प्रदान कर रही हैं अगली पीढ़ी को। ये पुरुषों का जो इन्वेस्टमेंट होता है सोने में वो कागजी वाला होता है, तो वो तो आज किया फिर कल बेचा, फिर उससे गाड़ी आ गई, घर बन गया। लेकिन पुश्तैनी सोने नाम की अगर कोई चीज़ है तो वो महिलाएं ही आगे लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और हम जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप घर में गए, कोई महिला है, अगर आप उसका हस्बैंड जाकर बोलेगा कि 2 लाख रुपये हो गया सोना, मान लीजिए उसके यहाँ 20 तोले सोना है ना, 2 लाख हो गया सोना, तो महिला ये नहीं बोलेगी कि इसको बेच दो जाकर, हाँ, वो कहेगी इसमें से 40 लाख रुपया आ जाएगा, ये नहीं बोलेगी। वो बोलेगी जब तुमको हम बोल रहे थे, जब 1.5 लाख था खरीदा तो तुम खरीदे क्यों नहीं, तुम खरीदे क्यों नहीं है, अब बोले हो ये। और वो पुरुष की नज़र रहती है गोल्ड में कि भैया इसको बेच दो, कैश लाओ, उसको कैश के प्रति प्रेम है। हाँ। तो वो चाहता है कि कैश लेकर आ जाए। लेकिन महिलाएं इतनी दबंग हो जाती हैं कि डर से कोई बोल नहीं पाता है गोल्ड पे लगाने के लिए, जिसके कारण 34,000 मेट्रिक टन गोल्ड जो है वो महिलाओं के पास अरे है। मैंने तो पुरुषों को ये भी कहते सुना है सर कि लाख मुसीबत आ जाए, ये सोना खरीदती यही बोल के है ना कि कल दिन परेशानी होगी तो काम आएगा, लेकिन लाख मुसीबत आ जाए मुझे पता है मेरी बीवी सोना नहीं निकाल के देने वाली है, मुझे लोन ही लेना पड़ेगा। तो पुरुष बेचारे परेशान है। आपके घर की भी अगर यही कहानी है तो मुझे आप कॉमेंट करके बताओ। आप मुझे ये बताएं, आप सोना प्रेफर करते हैं या चांदी प्रेफर करते हैं? आपने क्या खरीदा हुआ है ज़्यादा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट जो मैं खुद जो देखता हूँ कि 20% से ज़्यादा आपका नहीं रहना चाहिए गोल्ड सिल्वर में। आप 100% नहीं रख सकते, और 20% में 12% जो है वो गोल्ड पे रहना चाहिए, 8% सिल्वर पे रहना चाहिए। ये तो कागजी वाली बात आप फिर बता रहे हैं सर, आपने क्या किया हुआ है वो बताइए। नहीं, वो तो कह रहे सुबह से शाम तक लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आपके पास अंदर की सारी खबर होती है, आपका निवेश पैटर्न क्या है वो बताइए। नहीं, मैं बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ इस मामले में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में है कि 20% अगर रखना है तो 20% ही रखना है, और आपको बाकी चीज़ें जो शेयर बाज़ार में रखना है तो शेयर बाज़ार में रखना है, उसमें काफ़ी डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया ना तो फिर आप कभी कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको ये मालूम है ना, मान लीजिए सपोज़ कि देखिए गिरता है, एक हम लोगों ने अनुमान किया कि 106 पे गिर जाएगा और तमाम बातें, मान लीजिए कि आप नहीं बेच पाए, तो अब पीटर सॉफ्ट जैसे जो आदमी है, बड़े जो है रॉबर्ट कियोसाकी जैसे जो लोग हैं, वो नहीं बेच पाए सिल्वर। हाँ। ठीक है, तो वो उस मोमेंटम को मिस कर गए। लेकिन वहीं अगर आप देखिए रिक रूल बेच दिया, जेम्स ने बेच दिया, इन लोगों ने उस जगह पे 105 पे जाकर बेचा, तो ये स्मार्ट थे। अब ये क्या किए, बेच का भी इंतजार कर रहे हैं। वो स्मार्ट नहीं थे सर, उनकी किस्मत अच्छी रही होगी। नहीं। मेरे पिताजी कहते थे ना टॉप पे कोई बेच पाता है ना लो पे कोई खरीद पाता है। बिल्कुल, टॉप जो बनता है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए बनता है। जो आप टॉप देखते हो कि वो मान लीजिए 121 गया, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए। हाँ। वहाँ पे कोई किस्मत से ही किसी का बिकता है। उसके बाद तो फिर सर लोअर सर्किट इस बार ऐसा लगा कि आप कहाँ ही बेच पाएंगे फिर। हाँ, तो वो भी किस्मत वाले हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। नहीं, स्मार्ट थे, स्मार्ट रहते हैं वो लोग, लगा देते हैं ना शुरुआत से
कि ये चीज़ जो है कि ये लग गया। अब जैसे मेरे ही सोसाइटी में मेरे दोस्त थे जो मेरा ही वीडियो देख कर खरीदे थे, तो एक ने बताया जिस दिन 96 गया था तो उस दिन उसने बोला कि दादा आज बेच दिया मैंने, 96 कप एंड हैंडल पैटर्न आप बोलते थे, आज हमने निकाल दिया। तो निकाल दिया, उसको शायद 22 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, जो है जितना छोटा अमाउंट रखा होगा जो भी है, लेकिन उसने बेच दिया क्योंकि उसको मालूम था कि उसका काम पूरा हो गया, 100% कमाई हो गया उसको। 48 में खरीदा, 96 में बेच दिया, खत्म हो गया। और क्या अब चाहिए? आपको लोभ जो है ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप ये सोचेंगे 200% हो जाएगा, 300% हो जाएगा, यही काम जो है ना जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं यही करते हैं, क्योंकि वो ड्रीम देखने लगते हैं, उसमें सोचने लगते हैं। अब उसमें से अब मेरे इसमें कमेंट्स में देता है कोई कि 10 लाख हो जाएगा 2026 तक, तो सपना देख रहा है ठीक पूरी बात। तरीके से। हाँ। तो ऐसे लोग कभी नहीं कमा पाएंगे। आपको मैं जानना चाहती हूँ कि आप में क्या कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है, कोई ऐसा था जिसने टॉप पे बेचा था, तो वो मुझे कमेंट करके बताओ। और क्योंकि आपको उत्पल सर वो बातें बता रहे हैं जो मुझे अभी तो कहानी जो आपने बताई वो शुरू से आखिर तक की तो नहीं मालूम थी, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप पॉडकास्ट को लाइक भी कीजिए। जी सर। बाकी गोल्ड में जो है ना, गोल्ड में फ्यूचर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद गोल्ड काफ़ी महंगा होता चला जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि गोल्ड में जो जिस तरीके से पूरी दुनिया भिड़ी हुई है, अच्छा गोल्ड बिकते वक्त तक कोई चीज़, गोल्ड तो खत्म ही नहीं होता, गोल्ड तो आपके घर में पड़ा हुआ है, सबके घर में पड़ा हुआ है, तो सबके तिजोरियों में चला जाएगा, या तो वो सेंट्रल बैंक की तिजोरी में जाएगा या आम आदमी की तिजोरी में जाएगा। और वो इंश्योरेंस है, वो आपको हेज करता है एक तरीके से। आप अगर पैसे कमज़ोर हो रहे हैं, तमाम चीज़ कमज़ोर हो रहा है, तो वो हेज करता है। तो गोल्ड का स्कार्सिटी बनेगा और धीरे धीरे गोल्ड पे ये पैटर्न है कि आप जो है जितना भी पैसा है, जो भी पैसा है आपके पास, उसका थोड़ा थोड़ा खरीद कर, एक्स्ट्रा मनी खरीद कर रखते जाइए, उसको भूल जाइए। उसमें ये नहीं सोचना है कि इसको बेचना है, प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट के लिए कई चीज़ें हैं, अब 20% में ही है ना ये सब चीज़ें, 80% में आप प्रॉफिट कमाइए, इसको छोड़ दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट लाएगा ये 10 साल के बाद। मुझे एक चीज़ आप और बताएं, हालांकि ये डेटा दूसरे तरीके से आप पहले बता भी चुके हैं। मैंने जब देखा ये जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। 2000 से 2025 के बीच में गोल्ड रिजर्व चाइना का 483% बढ़ गया। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2005 में 4.3% गोल्ड था, जो 25 में बढ़ के हमने भी 15% कर दिया है। डॉलर के हाल की को जब मैंने चेक करने की कोशिश की तो 2016 में गोल्ड रिजर्व वर्ल्ड में 65% था, जो अब कम होके 58% हो गया है। तो ये जो डॉलर 65 से 58 हुआ है, डी डॉलराइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, अमेरिका क्या संकट में है, डोनाल्ड ट्रंप क्या संकट में है, और अमेरिका की चौधराहट इसके बाद कम होगी? देखिए वही चीज़ आपको बता रहे थे कि 1971 तक गोल्ड से बैक था, मतलब जो डॉलर दिया जा रहा था, कहा कि भाई $10 आप डॉलर दीजिए और 35 डॉलर दीजिए और 1 ट्राई आउंस गोल्ड लेकर जाइए, यही फार्मूला सेट किया गया था। तो आपको पता था कि हम जो डॉलर ले रहे हैं इसके बदले में गोल्ड है। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया। उसके बाद कहा कि हमारी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, हमारा जीडीपी बहुत शानदार है, अब डॉलर जो है हमारी इकॉनमी से लिंक्ड है। तो इकॉनमी अमेरिका का एक विश्वास दिया गया डॉलर पे कि डॉलर एक विश्वास है क्योंकि अमेरिका बढ़िया कर रहा है, तो उसके हिसाब से चलने लगा। पूरी दुनिया को जब लगने लगा कि अब अमेरिका उस तरीके से मजबूत नहीं रहा जैसी बात थी, मतलब ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि अमेरिका इतने ज़बरदस्त कर्ज पे है कि भारत भी नहीं है, बुझे ना, और जापान उससे भी ज़्यादा कर्ज पे है, जिसको हम लोग काफ़ी ये समझते हैं कि अमेरिका जो है 124% कर्ज है उसके पास, भारत के पास 84% कर्ज है जो अपने जीडीपी का, और उसके पास 124% के आसपास है। तो आप ये सोचिए कि अमेरिका का इकॉनमी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया क्योंकि उसके पास कर्ज ज़्यादा है, उसके बॉन्ड पे उस तरीके से लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं, चाइना डंप करता चला गया बॉन्ड उसका, भारत भी बेचा है, इंग्लैंड ने खरीदा है उसको संभाला है, जापान डर से नहीं बेच रहा है, जापान भी बेचना चाह रहा है। तो उसके करेंसी जो है एक तरीके से देखिए कि अमेरिका के दादागिरी के कारण जो है उसकी करेंसी टिकी भी है, जो भी टिका हुआ है। अब उसका करेंसी हो गया कमज़ोर, तो करेंसी कमज़ोर हो गया तो बाकी लोग जो है अपने करेंसी को मजबूत करेंगे, किससे मजबूत करेंगे? उसकी इकॉनमी से नहीं होगा, उसके गोल्ड से करेंसी मजबूत होगा। तो गोल्ड की खरीदारी हो रही है। तो जो आप कहे चाइना के बारे में कि इतना बढ़ा दिया है, चाइना के पास अभी ऑफिशियल 2300 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड है, लेकिन अनऑफिशियल उसके पास 30,000 मैट्रिक टन गोल्ड है। और जो चाइना की जो आवाज़ है, जिस तरीके से उसने बोला है कि ये रिजर्व करेंसी होगा, इसके मतलब इसके पास 30,000 मैट्रिक टन गोल्ड है।
तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, गोल्ड को लेकर अभी तमाम चीज़ें हैं। अब गोल्ड के इर्द गिर्द ये है कि अमेरिका का जो फंसा हुआ है, अमेरिका का जो गोल्ड रखा हुआ है 8,100 मैट्रिक टन, जिसमें फोर्ट नॉक्स में है 4,000 मैट्रिक टन के आसपास, दूसरा इसमें दूसरे जगह पे है, और एक जो है 3 जगह पे उसका बटा हुआ है, एग्जैक्ट वो भूल रहे हैं। तो अब उसमें कहा जा रहा है कि फोर्ट नॉक्स का ऑडिट नहीं हुआ है कभी, आखिरी वह कई साल पहले हुआ था। तो ये कहा जा रहा है, जो बीच में एलन मस्क भी उठाया था कि फोर्ट नॉक्स में गोल्ड है ही नहीं, और उसमें संशय इसलिए हो गया कि जर्मनी ने बीच में गोल्ड अपना वो वापस मांगा, उसको बोला कि भाई हमें गोल्ड दो, मेरा जो गोल्ड रखा हुआ है अमेरिका में रखते हैं या बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते थे। तो जब उससे गोल्ड मांगा गया तो 7 साल लग गया फेड को उसको गोल्ड देने में, और जो गोल्ड दिया गया, जर्मनी ने जो बार दिया था, हाँ। और उसको जो बार मिला उसमें लगा कि नया जो है ढाला गया हुआ बार मिला है। तो उससे भी एक साबित हो गया कि फोर्ट नॉक्स के पास गोल्ड खत्म हो गया है। नहीं, बट मेरी मर्जी ना, मैंने जो लिया है आपसे वही सोना वापस देना जरूरी थोड़ी है। मैंने बाहर कोई और लिया और वापस कोई दूसरा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें संशय जताया गया कि चूंकि नया ढाला हुआ लग रहा था, अच्छा। उसमें लग रहा था कि ये अभी ढाल कर दिया गया है, तुरंत दिया गया है, तो उसको लेकर एक संशय हुआ। और चूंकि ऑडिट नहीं करवाया गया उसका, और ऑडिट हो भी नहीं रहा है। अब क्या है कि अमेरिका जो है वो जितने, अब मान लीजिए कि 8,100 के आसपास उसके पास है गोल्ड, उसका रेट जो है $42 पे रखा हुआ है, वो उसका जो है उसको रीसेट नहीं किया गया है। तो उसमें एक चीज़ है कि अगर अमेरिका उसको रीसेट करता है, अभी 6,300 के आसपास बोला, मॉर्गन मतलब अमेरिका, हाँ। तो 6,300, तो यहाँ पे आपको सोचिए कि ये अमेरिका रीसेट करने वाला है। ऐसा यहाँ हम इसमें जो चीज़ें देख रहे हैं कि अमेरिका 6,300 अचानक से मॉर्गन क्यों बोला। हाँ। मॉर्गन तो वो भी गिरते हुए मार्केट में गिरते हुए बोला मार्केट मॉर्गन में ने। बोला, हाँ। तो जो है और इस समय बोला, और जब ये आ गया कि नए फेड चीफ आएंगे, तो अमेरिका अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए 2 चीज़ करेगा वो, क्योंकि उसकी करेंसी कमज़ोर हो रही है। एक तो जो फेड चीफ आए हैं वो तो जो भी लिक्विडिटी कम करके करेगा, नंबर 1। दूसरी बात कि उसके पास 8,100 ऑफिशियली तो सबसे ज़्यादा गोल्ड उसी के पास है, चाइना के पास तो अनऑफिशियली है ना, चोरी करके या जो भी करके किया है उसने, तो ऑफिशियली तो सबसे ज़्यादा उसके पास है। उसके बाद स्विट्जरलैंड के पास है 3,500 के आसपास, फिर जर्मनी के पास है इन चीज़ों का, चाइना तो काफ़ी नीचे है जो है। तो अब ये गोल्ड को $42 पे है, तो इसको फिक्स करते हैं मान लीजिए कि 8,000 पे या 6,300। 6,300 ये बोल रहा है, हाँ। उससे ज़्यादा करेंगे। अगर 8,000 पे करेंगे तो गोल्ड क्या होगा, गोल्ड का बाजार जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा उसके हिसाब से, तो जो फिक्स होगा यूएस की तरफ से उस पर गोल्ड की प्राइस आ जाएगी। तो ये जो अमेरिका का जो फेड का जो सपोर्ट है वो अभी $42 के गोल्ड पे है जो सपोर्ट, और ये अगर बढ़ जाता है 20 गुना बढ़ जाता है तो उसका जो फेड का जो वैल्यू है वो 20 गुना बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से अमेरिका अपने डॉलर को मजबूत करने की कोशिश करेगा। ठीक, चाइना जो गोल्ड लिया है 30,000 मैट्रिक टन के आसपास जो अनऑफिशियली है, हाँ। उसके जरिए वो अपने करेंसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये 2 कहानी हो गई। तीसरा क्या हो गया कि तेथर जो है वो जो स्टेबल कॉइन बनाता है, वो अभी 140 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा है, और वो अपने गोल्ड को रखा हुआ है स्विट्जरलैंड के न्यूक्लियर बंकर पे। स्विट्जरलैंड में लगभग 37,000 आसपास जो है न्यूक्लियर बंकर है जो कि तेथर के कब्जे में है। उस बंकर पे वो गोल्ड रख रहा है, और तेथर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि स्टेबल कॉइन लाएगा वो एक जो है डॉलर से बैक होगा या गोल्ड से बैक होगा, और उसको वो डिजिटल करेंसी है एक तरीके का, वो डॉलर की जगह डिजिटल करेंसी लाया जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रम्प की योजना है कि अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए, अच्छा डॉलर मजबूत हो जाएगा तो इकॉनमी मजबूत होगी, इकॉनमी सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। तो 3 तरीके से चल रहा है। हाँ। एक तो जो नया फेड चीफ होगा वो, दूसरा होगा गोल्ड को फिर से रीसेट करना, तीसरा होगा तेथर के द्वारा स्टेबल कॉइन से बैक करना। तो इस तरीके से वो अपनी करेंसी को मजबूत करेगा। ठीक, अब चाइना जो लंबा है, अध्ययन है ये आपका। हाँ चाइना जो है अपनी करेंसी को, चूंकि चाइना है इस समय, वो बाकी तो छोड़ दीजिए देश दुनिया, चाइना को 4.83 है उसकी करेंसी का वेटेज। चाइना चाह रहा है कि उसकी करेंसी ऊपर जाए। चाइना ने क्या किया, दुबई में और जो है हांगकांग में 2, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड है उस तरह का उसने वॉल्ट बनाया है गोल्ड का। अब वो दुनिया के देशों को बोल रहा है कि आप हमारी करेंसी ले जाइए, अपना गोल्ड रखिए। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो हम लोग भी गोल्ड रखते थे, सब लोग गोल्ड रखते थे, तो आप गोल्ड लाइए और गोल्ड के बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो वो पैसे देंगे। तो उससे क्या होगा कि उनकी करेंसी भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। करेंसी देंगे अपना, जैसे अच्छा। कि मान लीजिए कि आपने गोल्ड दे दिया, आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, हाँ। आपने जाके चाइना को गोल्ड दे दिया कि ये मेरा 1000 टन गोल्ड है, आप ये ले लो।
चाइना आपको उसके बदले में पैसा दे दिया। जैसे गोल्ड लोन लेते हैं ना आप जाकर, समझ गए, हाँ। तो आपको पैसे मिल गए और interest और भी देगा उसके वो बाद जाकर ये हुआ कि आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है, जो गोल्ड आप रखे हुए हैं उसके बदले में भी इंटरेस्ट देगा वो। तो उससे क्या होगा कि चीन के पास एक गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त जमा हो जाएगा। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई कंपनी है जो गोल्ड लेकर जो आपको लोन दे रही है, उस करेंसी में उस कंपनी को होता है ना कि भाई इसके पास 1000 टन गोल्ड है, ये लोन देता है, हाँ। बढ़िया कंपनी है, वेटेज गोल्ड से हो रहा है। तो जो कंट्री जो है होने लगेगा, तो अमेरिका की ये योजना है, चीन की ये योजना है। तो चीन पे कंबोडिया ने पैसा गोल्ड जमा कर दिया है, कंबोडिया गोल्ड जमा करके वो ले गया है। तो बड़ी ज़बरदस्त कसमकस गोल्ड की कहानी है। और ये जैसे से समय बीतता जाएगा, चूँकि गोल्ड है नहीं लोगों के पास, तो ये चीज़ें टाइट होता जाएगा। और दुनिया का जो रिजर्व बैंक है अभी 17% के आसपास है गोल्ड, 37,000 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड खरीदा हुआ है दुनिया के तमाम इसने। आप 30,000 उसको भी जोड़ दीजिए तो 67,000 हो गया। 34,000 जो है भारतीय महिलाओं के पास है। आप चीन से निकाल सकते हो, अमेरिका से निकाल सकते हो, भारतीय महिलाओं से नहीं निकाल सकते हो। हाँ। तो 1 लाख मेट्रिक टन तो ये हो गया, बचे 2,16,000 मेट्रिक टन। 2,16,000 में 15,000 मेट्रिक टन जो है मिसिंग है, ऐसा बता रहे हैं कि पिरामिड के साथ आपने गाड़ दिया, नादिर शाह लेकर भाग गए, वो कहीं डूब गया, कोई कहीं पे गुम हो गया। आपके हिसाब से वो चाइना में है? चाइना में, मेरे हिसाब से उसमें से ज़्यादा पोर्शन चाइना में, कुछ गुम भी हुए होंगे। हाँ। जैसे कि कान की बाली गिर गई गंगा नदी के अंदर में कहीं पे, कोई कुछ गिर गया, कुछ खो गया, तो वो गोल्ड खोया हुआ है। हाँ। अच्छा, ये सब एक अंदाज़ा होता है, एक जो अनुमान तो है वो एक अंदाज़ा किया जाता है कि इतना ही है। चूँकि निकला कितना है वो तो कहानी मालूम है सबको। तो उस हिसाब से गोल्ड का टाइटनेस बना रहेगा। और गोल्ड जिस तरीके से मिल रहा है और जिस तरीके से डिमांड है और उसका जो सप्लाई है वो सिर्फ 1% ज़्यादा है, उससे ज़्यादा दे भी नहीं सकते। क्योंकि आपके पास सिर्फ 54,000 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड है, ठीक जो बात। कि 15 साल के अंदर खत्म हो रहा है। और जो 1,33,000 मेट्रिक टन जो गोल्ड बोल रहा है UGCR, वो नहीं मिला। उसका एक अनुमान है कि देखिए गोल्ड में क्या होता है कि जो मिट्टी को जब टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें मिट्टी के कलर में चेंज होता है या उसके टेस्ट में चेंज होता है, तो उसको लगता है कि यहाँ गोल्ड है। फिर वहाँ खुदाई होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मिले। हाँ। तो UGSR को भी जो मिला होगा वो मिट्टी के आधार पे वो कह रहा होगा कि 1,33,000 के आसपास है। जब हकीकत में माइन होगा तो पता नहीं उसको उतना गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गोल्ड जो है 2025 में हम बैठे हैं, 26 में बैठे हैं, 2035 में जाकर गोल्ड की कहानी कुछ और होगी। हालांकि मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि ये 15 साल में कहीं ना कहीं दूसरा भंडार ज़रूर मिल जाएगा जो हिडन है अभी तक, और शायद फिर उसके बाद माइनिंग शुरू हो जाए। पर मुझे आप ये बताएं, पहली चीज़ तो ये कि ये सारी कहानियाँ आपको क्या मालूम थी? कमेंट्स करके मुझे बताओ। नहीं मालूम थी तो ईमानदारी के साथ इन कहानियों के ऊपर, इस ज्ञान के ऊपर, इस अध्ययन के ऊपर पहले लाइक करो पॉडकास्ट को, और उत्पल सर के लिए कुछ लिखना है आपको कमेंट्स में। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि चाइना के पास अनऑफिशियल गोल्ड भी है जिसके आधार पे वो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाह रहा है। ये अनऑफिशियल गोल्ड कभी भी ऑफिशियल हो भी सकता है क्या? अगर वो कहेगा तो उसकी चोरी या उसने जहाँ से भी गलत तरीके से इकट्ठा किया है, वो सारी बातें उजागर हो जाएगी। और क्या वो एक्सेप्टेबल होगी? मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अनऑफिशियल गोल्ड तो फिर अनऑफिशियल ही रहेगा, उससे आपकी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? हाँ, ये पॉइंट तो है, लेकिन चीन मुझे नहीं लगता कि वो साबित करेगा। लेकिन होता है ना, जैसे धनी होते हैं, कोई एक धनी होता है, शो ऑफ वाला धनी होता है, एक छुपा हुआ धनी होता है, तो वो छुपा हुआ धनी है। जैसे आप देखते होंगे ना, गांव घर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी वेशभूषा से आपको पता नहीं चलेगा कि धनी आदमी है, वाकई में बहुत धनी है। तो आप देखिए, उसको किसी को साबित तो करना है नहीं, उसको मालूम है उसकी करेंसी बैक है, उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, वो उसके हिसाब से रहेगा। उसको कोई डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसको बताना है? वो उसका फाइट तो अमेरिका से है। और जिस तरीके से जो दोनों के, अगर आप उसमें देखें जीडीपी में, उसका $30 ट्रिलियन के आसपास हो गया, इसका $20 ट्रिलियन के आसपास हो गया, तो काफ़ी कम गैप बचा हुआ है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन है और जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही है, उसमें ये कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है कि मतलब वो भूल गया मैं एग्जैक्ट फिगर, कि 15 से 20 साल के अंदर चीन जो है वो बड़ी इकॉनमी हो जाएगा अमेरिका से। तो चीन तो अभी नंबर 1 के लिए फाइट हो रहा है, और चीन का फाइट नंबर 1 के लिए है, और अमेरिका का फाइट उसको नंबर 1 पे जाने से रोकने के लिए है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इस बार के अगर आप जो हमारे यहाँ बजट में जो आपने देखा, इस बार जो रखा गया है इसके लिए, रेयर अर्थ के लिए जो दिया गया है प्रावधान, मतलब हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो तीसरे नंबर पे है। पहला है चीन के पास, दूसरा है ब्राज़ील के पास, तीसरा है भारत के पास। और भारत जो है कोई काम नहीं कर रहा था उसमें, 7वें नंबर पे है प्रोडक्शन में। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर
किस तरीके से चीन ने जो है ट्रंप को घुटने पे ला दिया, उसका महत्व समझा गया। तो ये जो बजट में जो आया है, ये बजट 2047 के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। तो इसमें जो रेयर अर्थ है ये भारत भी अब समझ में आ गया है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसी तरीके से रेयर अर्थ है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन तमाम चीज़ों की बड़ी ज़बरदस्त मार होगी, चूँकि ये है नहीं ज़मीन पे जो देखा जा रहा है। अब मिल गया, आप जो कह रहे थे कोई माइन मिल गया तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। खोजने में भी 10 साल लगेगा, फिर उसे माइन करने में 10 साल लगता है। तो वो चीज़ें हैं। अब बड़ा मतलब इसका इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब बिग बैंग हुआ, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, तो जब ये टूटा, जब धरती का फॉर्मेशन होने लगा, तो उसमें से बहुत सारे जो फिजन हुआ या फ्यूज़न हुआ, जो भी है वो फिजिक्स वाले ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो उस समय जो मेटल सब निकला, उसमें से एक जो है येलो रंग का न्यूट्रॉन निकला, जो स्ट्रीम न्यूट्रॉन, और वो जिस इस पर पड़ा और वो सारे जो है पोरस में चले गए रॉक के। तो रॉक के पोरस में चले गए तो वहाँ पे वो गोल्ड बन गया, जिसमें वो पीले रंग का न्यूट्रॉन पड़ा। और गोल्ड पड़ा रहा। गोल्ड के बारे में किसी को पता ही नहीं था, लाखों साल से पड़ा हुआ, अरबों साल से है। फिर क्या हुआ कि कुछ गोल्ड जो है ना नदी के बालुओं में मिलने लगा। जैसे आप जानते होंगे झारखंड में एक है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा बोला जाता है। तो वहाँ उसकी बालुओं में पहले गोल्ड मिलता था, जो लोग छन्नी करते थे तो गोल्ड मिल जाता था। हाँ। तो फिर बाद में किसी ट्राइब को जो है आज से 10,000 साल पहले उसने देखा कुछ चमकीला हुआ चीज़ है, तो गोल्ड पता चला। फिर वहाँ से कहानी शुरू हो गई गोल्ड की। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप गोल्ड कहाँ तक जाता देख रहे हैं ये पूछना है। ये इसलिए भी पूछना है क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में चांदी को लेके आपका जो भी अनुमान था वो हमने बहुत जल्दी सटीक और सही होता हुआ देख लिया। तो शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी सोना आप कहाँ तक जाता देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म आप किसे मान रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप किसे मान रहे हैं, वो भी समझाइए। क्योंकि पहले तो हम यही सुनते थे कि 10 से 12 साल लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन क्या गोल्ड के लिए आपके हिसाब से वो कम होकर 4 से 5 साल रहता है, या आपका क्या आकलन है? देखिए गोल्ड का हिसाब किताब बिल्कुल दूसरा है। गोल्ड में है कि 2015 से गोल्ड बुल रन पे है। गोल्ड जो है ना आराम से चल, गोल्ड काफ़ी मैच्योर टाइप से बिहेव करता है, चांदी की तरह नहीं करता है। मतलब काफ़ी मतलब रिफाइंड आदमी है वो गोल्ड। हाँ। तो वो पहले ऊपर बढ़ता है, फिर क्या करता है उसके बाद नीचे जाता है थोड़ा सा, फिर नीचे जाने के बाद आराम करता है वहाँ, फिर थोड़ा सा मूव होता है। मूव होने के बाद जब ठीक ठाक हो जाता है, 5-6 महीने मूव कर जाता है, फिर वहाँ से एक ऊपर की रैली लेता है और छोटी छोटी रैली लेता है। कोई इस तरह से सिल्वर की तरह नहीं 300% वाली रैली नहीं लेता, क्योंकि आप देखिए वो 300% भागा, ये 60-70% भागा। पर तो सर ये तो रैली है। 2024 के आखिर में हमने देखा 75,000 था और अभी का हाल 1.5 लाख के ऊपर। तो ये रैली नहीं मानते आप? हाँ, तो ये रैली आया तभी तो नीचे चला गया ना। अच्छा। ये फालतू की रैली आ गई थी ना। मैंने बोला ना जो एक्स्ट्रा कैपिटल जो आए थे लोगों को, हाँ। चांदी के लहर में गोल्ड पे भी लोगों से पैसे कमा कर लेकर चला गया। लेकिन उसमें उन आदमियों को भी धैर्य रखना चाहिए। गोल्ड को बेचने के लिए गलती करना ही नहीं चाहिए। जो हड़बड़ा जाते हैं कि भाई गोल्ड चला गया, मेरा पैसा डूब गया और जाकर बेच देंगे, तो आप उस आदमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं एक तरीके से। आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पड़ा हुआ है गोल्ड में। गोल्ड में क्या फ़र्क पड़ता है? आज आपको मालूम है कि गोल्ड जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है। और जो पूरी कहानी हुई कि गोल्ड का किस तरीके से शॉर्टेज है, तो उसमें यह है कि गोल्ड में जो बात हो रही है, जो 6,000 बता रहे हैं, मुझे भी लगता है कि 6,000 के आसपास हो जाना चाहिए जो इस साल के अंत में। हाँ, मैं खरीद लूँ? अभी तो मैं नहीं बोल सकता, मैं तो लेकिन ये हो जाना चाहिए। हाँ। लेकिन आने वाले समय में जो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा गोल्ड महंगा होता चला जाएगा। और गोल्ड में मेरा एक ही फार्मूला है कि आपको जो पैसे की ज़रूरत नहीं है वो पैसे गोल्ड में डालिए, लेकिन 20% से ज़्यादा ना हो आपके पोर्टफोलियो का, और उसको भूल जाइए। यही एक फार्मूला है। गोल्ड में बेचने की गलती नहीं करना चाहिए। बेचने के लिए 80% में शेयर वेयर है, बेचिए उसको, बाकी चीज़ बेचिए। आपको तो सिर्फ 20% बोला जा रहा है ना। हाँ। कि 20% आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद, भाइयों मेरे कहने पे नहीं, मैं तो शालिनी जी को बता रहा हूँ, चूँकि जो है हम लोग दोनों मीडिया के हैं इसलिए हम बता रहे हैं, है ना। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि गोल्ड फ्यूचर में या आगे हमेशा बढ़ता रहेगा? ये आपने कहा पिछले पॉडकास्ट में, आपने कहा था कि फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर के ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट है। आप बहुत व्यस्त रहते हैं सर, इसलिए मैं आपको बता दूं, बाढ़ आ गई है कमेंट्स की, जिसमें सब आप ही के साथ मुझे दिखाई दिए। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि वो भी गोल्ड और सिल्वर फिजिकल ही लेना पसंद करते हैं। ये मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था, चौंकाने वाला था, क्योंकि किसी पॉडकास्ट में या जब मैं जी बिजनेस में भी थी या जितनी भी एक्सपर्ट से बात हुई है, उन्होंने हमेशा ETF में या फंड्स में ही निवेश की बात की। आपको टैक्स देना पड़ता है और मेकिंग चार्ज होता है, उसको संभालने का खर्च होता है, तमाम तरह की चीज़ें हम सुनते आए हैं। क्या अभी भी मैं ये मानूँ कि
गिन्नी खरीदने के, टुकड़ा खरीदने के या ग्राम में सोना लेने के ही पक्षधर आप हैं, या थोड़ा शिफ्ट हुआ है नज़रिया? नहीं, मैं उसी में पक्षधर पे हूँ। और इस बार जो गोल्ड का रिकॉर्ड भी आया है, 420 टन जो है वो खरीदा गया है गिनिया। जो सिक्के खरीदे गए हैं पूरे वर्ल्ड से 2025 में 420 टन, और ETF खरीदा गया है 175 टन। जो ETF जो आप खरीदते हैं तो उसमें 175 टन आया। तो आप सोचिए कि ETF से खरीदने वाले जो डबल हैं, वो जो मेरे साथ हैं डबल आदमी हैं, हाँ। तो वो है 2:1 हो गया अगर आप देखें तो। मतलब और इसमें होता है कि गोल्ड के साथ क्या है कि ETF में जो है ना, जो एक चीज़ जो देखा जाता है, हालांकि ETF अच्छा है, आप उसको खरीदना चाहिए आदमी को जो है, लेकिन उसमें प्रीमियम पे जाके लोग खरीद लेते हैं। क्या होता है कि जब चीज़ें भागती है उसका प्रीमियम बढ़ जाता है, उस पे जाके खरीद लेते हैं। तो जब गिरता है रेट ना, जैसे कि बीच में हमने देखा जो ETF में जो 24% की गिरावट हो गई, सिल्वर में 2% की गिरावट हुई और ETF 24% गिर गया, क्योंकि जो प्रीमियम है वो गायब हो जाता है। और दूसरा होता है कि गोल्ड में कितना रखेंगे। पूरा दुनिया का गोल्ड जो है 22 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा, 22 मीटर ऊंचा है। उससे जो आप लूडो वाला जो क्यूब वाली जो बात है, तो उतना ही है। तो 22 मीटर, वो तो आप चाहिएगा दुनिया का पूरा गोल्ड भी खरीद के सालनी जी आप रख सकते हैं। 22 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा, 22 मीटर ऊंचा। तो वो आपके इसमें जो है क्या कहते हैं, लॉकर में इतना गोल्ड आ जाएगा कि अब जिंदगी भर की कमाई जो है उसमें चली जाएगी आपके छोटे से लॉकर में। ठीक है। आप डॉन फिल्म देखे थे ना, अमिताभ बच्चन जो भागते हैं पर्स लेकर गोल्ड का, बोलते हैं मेरे पास गोल्ड का पर्स है, और उसको फिर उठाकर फेंकते हैं। तो वो पर्स में गोल्ड, बैग में गोल्ड लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी इतनी ज़बरदस्त है कि वो बैग ही जो है ना एक मन से ऊपर का हो जाएगा। लेकिन उसमें बच्चन साहब फेंक दिया उसको। अरे मैंने एक बार 60 ग्राम गोल्ड उठाया था सर, मेरे पिताजी ने खरीदा था, वो तार जैसा था। तो वैसे देख करके लग रहा था कि मतलब ये कहाँ ही कितना होगा। तार नहीं था, तार कम लिया था, इतना छोटा सा टुकड़ा था। तो वो देख के लग रहा था कि क्या ही होगा, लेकिन हाथ में जब आया ना तो उसका वजन था, वो दिखने में इतना सा था खाली। हाँ, तो डेंसिटी है उसमें। तो ये चीज़ रहता है। अभी सिल्वर में भी बड़ी गड़बड़ होने लगा है। तो सिल्वर जो खरीदते हैं वो दर्शकों को भी सावधान कर दें कि सिल्वर में टंगस्टन मिलने लगा है। तो टंगस्टन जो है, टंगस्टन का डेंसिटी भी उसी के आसपास का है, सिल्वर के आसपास का है, और देखने में उतना ही है। तो अभी जो सिल्वर की जो रैली आई थी, बहुत लोगों ने टंगस्टन खरीद के चिपका दिया है। ये ऐसा रिपोर्ट सामने देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो भी खरीद रहे होंगे सॉलिड जो है गोल्ड सिल्वर जो भी खरीद रहे होंगे, उसको पुख्ता करके खरीदिएगा, ऑथेंटिक जगह से खरीदिएगा, फालतू जगह से मत खरीदिएगा। ये बात हम कह रहे हैं। ठीक है। अब मैं फिर से आपको कह रही हूँ कमेंट्स करने के लिए कि आप मुझे बताएं कि आप क्या खरीद रहे हैं। क्या आपने फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में निवेश किया हुआ है? ETF वाले कितने हैं, फंड्स वाले कितने हैं, वो भी मुझे कमेंट करके आप बताओ। अब सर थोड़ा सा सिल्वर पे भी हम बात कर लें। अभी कुछ देर पहले जब हम गोल्ड पे चर्चा कर रहे थे तो आपने ये बात बताई थी कि कैसे चाइना ने अपने यहाँ गोल्ड का प्राइस हाई रखा और बाकी देशों से वहाँ पर सोना पहुँचा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में अलग रेट था और चाइना का रेट अलग था। मैं कहीं पढ़ रही थी तो मैंने ये पाया कि चाइना में सिल्वर में अभी भी ऐसा चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में सिल्वर का प्राइस अलग है, चाइना के मार्केट में सिल्वर कंपैरेटिवली महंगा बिक रहा है। ये क्यों होता है? देखिए, ऐसा हो गया कि अभी सिल्वर पे ना दो चीज़ हो गया, एक फिजिकल हो गया और एक पेपर हो गया। तो हम लोग जो देख रहे हैं, जो MCX में जो आ रहा है या कॉमिक्स में जो आ रहा है, वो पेपर वाला रेट है, और जो फिजिकल वाला जो है वो चाइना में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें $10 का गैप है। तो चूँकि चाइना को फिजिकल की ज़रूरत है ना। और जो इस समय जो शेयर जो गिरा, चांदी में जो गिरावट हुई, जिस तरीके से जो गिरावट किया गया, वो तो पेपर ट्रेडिंग था, पूरी तरीके से कंप्लीटली पेपर ट्रेडिंग था। क्योंकि उसमें आप जब शॉर्ट मारते हैं, फॉल्स शॉर्ट मारते हैं, तमाम चीज़ मारते हैं, तो रेट नीचे गिर जाता है। और ये अभी मैं पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर बड़ी ज़बरदस्त पूरी दुनिया में खरीदारी हो रही है, अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। जैसा कि कल भी जो आपने बताया था, तो जो मैंने भी चेक किया दरीबा कला से, तो वहाँ सिल्वर जो है और गोल्ड जो है, गोल्ड 10,000 ज़्यादा प्रीमियम पे बिक रहा है, जो पेपर वाला जो रेट है उससे 10,000 ज़्यादा पे, और सिल्वर जो है वो 20 से 25,000 पे ज़्यादा महंगा बिक रहा है। मैं व्यूअर्स को भी कॉन्टेक्स्ट समझा दूं जो आपने अभी बोला, क्योंकि वो उनको मालूम नहीं होगा। हमारी कल बात हुई थी जब सर से, तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ऐसा है कि MCX में अलग भाव पे बिक रहा है, और ये आपके कमेंट्स के बाद ही मैंने पूछा था सर से कि MCX का रेट तो अलग है। लोग जब सोनार के पास जा रहे हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि नहीं जी यहाँ तो ये रेट है नहीं। फिर सर ने बाकायदा पुरानी दिल्ली में फ़ोन किया, दरीबा कला में, वहाँ पर रेट चेक किया, और आप उसके बाद वो आपको बता रहे हैं। जी सर। तो फिजिकल का तो मांग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो सिल्वर या जो भी चीज़ें होगी, सिल्वर में बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ बहुत
क्योंकि एक तो हो गया कि लेकर भागे, जो कैपिटल वाली जो बात है कि वो $96 टूटता हुआ दिख रहा था, 96 के बाद से उसको थमना था, लेकिन वहाँ से जो आप तुरंत $25 जो ऊपर भागा 121 पे जो गया, वो फोमो लाइन हो गया कि लोग आ गए, तमाम चीज़ आ गए, उसका फ़ायदा उठाया और लोगों के पैसे ठग लिए गए पूरी तरीके से। अब उसको नीचे लेकर आया गया है। जो भी शॉर्ट देखा हमने कि किस तरीके से 78.29 पे जो है 1000 टन JP मॉर्गन का शॉर्ट हुआ, वो जो है कॉमिक्स के रिपोर्ट में पड़ी हुई है। तो यानी वहाँ से अब उस समय लंदन के बुलियन जेपी मार्केट, मॉर्गन ने शॉर्ट किया। हाँ वो तो रिकॉर्ड में है, कागज़ में है, जो है वो कागज़ में भेज दूंगा, आप लगा दीजिएगा इसमें। हाँ। तो वो जो है उसमें शॉर्ट दिख रहा है। अब वो 70, हालांकि उनके तरफ से जो विज्ञप्ति आई है उनका कहना है कि $80 के आसपास रह सकता है सिल्वर। तो या तो वो मानकर चले होंगे कि 70 आएगा, लेकिन 103 पे था उस समय लंदन के बुलियन मार्केट में 12:30 बजे, मतलब 12 बजे जो GMT था उस समय, और जो है 5 बजे GMT के समय जो है एक वहाँ पे $25 की गिरावट हो गई और शॉर्ट कवर हो गया। तो ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो ये जो पेपर मार्केट में जो अक्सर मतलब मेरा कोई ऐसा शक है कि पेपर मार्केट में जो बातें कही जाती है कि उसके ज़रिए जो मैनिपुलेशन होता है उसका वो एग्जाम्पल दिख रहा है। और इसमें क्योंकि आप देखिए कि अचानक से $25 का नीचे गिरना और एक जो शॉर्ट लगा हुआ था, और उस दिन का बड़ा ताज्जुब की बात है कि एक ही कंपनी का शॉर्ट कवर हुआ है, और वो जो है जो कॉन्ट्रैक्ट में था जिसका कितना 990 कुछ करके वो मेट्रिक टन के आसपास जो है वो सिल्वर हो गया। तो उस सिल्वर का आप सोचिए कि 105 पे अगर वो बिकता और इधर बिकता तो कम से कम 2 से 2,500 करोड़ का नुकसान था अगर ऊपर चला जाता तो जो शॉर्ट हुआ है तो वहाँ एक शक मतलब उभरता है। हालांकि अभी इनको क्लियर करना पड़ेगा कि ये है, हालांकि मॉर्गन की तरफ से आ गया बयान कि $80 ही रहना चाहिए। हाँ। उसने पहले गोल्ड को जो है 6300 बोला और साथ में चिपका दिया $80। तो हम लोग जर्नलिस्ट वाले नज़र से तो थोड़ा सा शक और बढ़ जाता है कि भाई ऐसा क्यों किया इसने। हाँ। क्योंकि अगर आप उसको देखिए अगर उसमें गया 6300 के आसपास हो गया और ये $80 के आसपास बोला, तो ये बन गया आपका लगभग 81:82 रेशियो। गोल्ड सिल्वर का रेशियो 1:82 हो गया, तो ये मैक्सिमम हो गया। और जो सिचुएशन चल रहा है जिसमें जो डिमांड सप्लाई तमाम चीज़, चाइना का मार्केट और ये देखा, और हाँ। चाइना में जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो 1:57 है, उनके कागज़ में 1:80 है। तो यहाँ शक बढ़ता है। लेकिन जो चोर है वही पुलिस है, जो पुलिस है वही चोर है। पता नहीं है, चाचा ही भतीजा ही चाचा है, अब जो भी है उसमें। अब ये क्या है कि ये चीज़ें जो है ये चलेगा कुछ दिनों तक, लेकिन ओवरऑल जो है जो फिजिकल है उसको जीतना पड़ेगा। अब वो 1 साल में जीते, चाहे 2 साल में जीते, चाहे 3 साल में जीते, मतलब है बड़ा गंभीर इशू। और ये ऐसी चीज़ है जो गोल्ड सिल्वर को हम पढ़ रहे हैं तो मतलब अजब दुनिया है, अद्भुत दुनिया है वो। मतलब उस दुनिया में और इतना मज़ा आ रहा है मेरे को उसके अंदर। हालांकि गोल्ड में आपको चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती है, सिल्वर में बड़ा चिंदी चोरी बहुत है सिल्वर में। हाँ। तो सिल्वर में और उस पर हम बड़ी तहकीकात करते हैं, लेकिन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है वो। मैं एक सवाल आपसे ये भी सिल्वर पे पूछना चाह रही थी कि हम लगातार ये सुन रहे थे, आपने भी ये बात हमें बताई थी कि कैसे चाइना ने एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और पहले जो एक्सपोर्ट था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, और ये भी एक वजह थी कि चाइना का चांदी का भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या चाइना का ही कोई बड़ा ब्रोकर जिसने बेच दिया हो, गवर्नमेंट को नहीं पता हो, जब चाइना ने कह दिया कि हम तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो क्या कोई बहुत बड़ी बिकवाली फिर आई चांदी में? नहीं, इस चीज़ को ना सारे मीडिया ने दिया कि भाई चाइना ने 1 जनवरी से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। हाँ, अनाउंस किया था। हाँ, सर चाइना ने, हमने भी खबर किया था इसको। फिर बाद में मैंने इसको पढ़ा कि जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में बड़ी दिक्कत होती है, उसको ट्रांसलेट करने में बहुत मतलब कठिनाई होता है। तो पहले दिन तो जब पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा था, हर जगह चल रहा था, खबर चल रहा था, तो वो चाइना ने किया, प्रेस रिलीज आया, जो भी आया, हाँ। हमने भी खबर चलाया, सब लोग चलाए, पूरी दुनिया ने चलाया। लेकिन जब उसको पढ़ा मैंने डीपली जाके कि भैया ये किया क्यों, तो पता चला कि ये तो पिछले कई सालों से कर रहा है। ये क्या करते हैं कि हर जो है 1-2 साल के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा देते हैं। तो इसने भी इस बार भी वही चीज़ किया। ये कोई नया नियम नहीं था, पुराना नियम था। अच्छा, पुराना नियम था। और पुराना नियम क्योंकि चाइना में जो है वो 60% प्रोसेसिंग है सिल्वर का। हाँ।
और चाइना का प्रोडक्शन है 10 से 11% के आसपास है सिल्वर का। तो 60% में जैसे पेरू से आ गया, उधर से आ गया, उन जगहों से सिल्वर आता है। तो वो जो सिल्वर जाता है उसमें सरकार का अनुमति चाहिए होगा जाने के लिए। और दूसरी बात कि उसमें जो था कि जो भी आप सिल्वर प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को, और 44 कंपनियों को दिया गया था। ये नया दिया गया था, 44 कंपनियों को दिया गया था, क्योंकि उसमें वो देखा गया कि जिसका टर्नओवर जो है 80 मिलियन से ज़्यादा था उसको दिया गया, या इतना प्रोड्यूस, शायद 80 मेट्रिक टन जिसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं उनको ये परमिशन दिया गया, ऐसा ही कुछ था। तो जाकर, और जब वहाँ पे फिर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसने जाकर तहकीकात किया उस खबर का। तो जब उसमें रिपोर्ट किया तो लोगों ने बोला, जो व्यापारी बोले कि हमारे पास चाइना की तरफ से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस आया नहीं है। तो वो खबर जो है, वो खबर जो थी वो ऐसी ही थी, मतलब ऐसा नहीं कि चाइना की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन किया गया। और दूसरा क्या हो गया कि जो पिछले साल जो चाइना ने भेजा था, चाइना के पास 3,500 मेट्रिक टन सिल्वर निकलता है, बाकी वो प्रोसेसिंग करता है और तमाम चीज़ें अपना खपत करता है, ये चीज़। तो उसने पिछले साल 2025 में जो बाहर भेजा था वो 5,000 मेट्रिक टन के आसपास भेजा था, और जो है हर साल 4,000, 4,200, 4,400 के आसपास वो भेजता रहा है। तो वहाँ के व्यापारियों का कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आया। तो My वो God. तो उस खबर में ऐसी कोई बात हमारे सामने तो ये खबर ऐसे पेश की गई थी जैसे बहुत बड़ा फैसला चाइना की तरफ से किया गया है, और ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि वर्ल्ड मार्केट पे क्राइसिस हो चांदी का और उसका भाव लगातार बढ़ता चला जाए। आप कह रहे हैं कि हर 1 साल 2 साल पे होता है। हर एक साल। तो देखिए यही चीज़ ना क्या होता है कि इस समय जब चीज़ें भागती है ना, तो छोटी छोटी खबरें आकर इन चीज़ों को जो है ना, आग में घी डालने का। जो फोमो लाइन जो क्रिएट होता है, हाँ। वो इन्हीं चीज़ों से होता है। अब उस खबर पे देखिए पूरे, मैं भी उसमें सरप्राइज हो गया। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि मेरे को पता नहीं क्या शक हो गया, तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। तो जब उसके बाद वो फाइंडिंग्स निकला, और अभी तक वो खबर सब लोग उसी तरीके से चला रहे हैं कि चाइना का एक्सपोर्ट में बैन। अच्छी अच्छी मीडिया, मतलब अमेरिका का बढ़िया बढ़िया मीडिया जो है वो उसी तरीके से चला रहा है। हाँ, ये जेपी मॉर्गन, क्योंकि आपने भी कहा चांदी को लेके, वो वैसे भी कह रहा है कि केंद्रीय बैंक का इसमें तो खरीदारी होती नहीं है, सिर्फ सोने में खरीदारी होती है। क्या मैं इन सारी बातों का निचोड़ ये निकालूं, आपकी बात को भी इंक्लूड करते हुए, कि गोल्ड तो मेरे लिए सेफ हेवन हमेशा से ही था, आगे भी रहेगा। चांदी से नॉर्मल इन्वेस्टर, मेरे जैसा इन्वेस्टर निकल ही जाए तो अच्छा है। नहीं, निकलने की बात तो नहीं है, अब तो सभी रजिस्टर्ड से पूछना पड़ेगा उनको। मतलब लेकिन उसमें यह है कि जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मैं खुद के लिए जो सोचता हूँ कि 20% रखना है, 12% गोल्ड पे रखूँगा, 8% सिल्वर पे रखूँगा। क्योंकि देखिए दोनों चीज़ का क्राइसिस तो है ही है, और सिल्वर के साथ है कि इंडस्ट्री का डिमांड तो है, उसको तो आप नकार नहीं सकते ना। क्योंकि जो है ऑफिशियल जो सिल्वर काउंसिल की जो रिपोर्ट आती है, जिसमें कि जो इंडस्ट्री ने खरीदा वो 21,000 मेट्रिक टन खरीद रहा है पिछले 4-5 साल से, तो वो खरीद रहा है। 25,000 मेट्रिक टन सिल्वर निकल रहा है उसमें, तो उस रिकॉर्ड में तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब है कि बाकी लोगों ने जो, चूँकि 36,000 मेट्रिक टन का सप्लाई हो जा रहा है, प्रोसेसिंग करके, ये करके, वो करके, तमाम चीज़ करके, अब लोगों ने अपने घर में जमा कर रखा है। जो हम आपकी वीडियो में भी पिछले बार बात कर रहे थे कि जो 63,000 मेट्रिक टन सिल्वर जो खरीदा गया है पिछले 10 साल में, या 2 लाख मेट्रिक टन सिल्वर जो एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, वो कहाँ से बिकने के लिए आ जाए ये कहना मुश्किल है। तो वो एक चैलेंज रहेगा सिल्वर के बाज़ार में, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रखे हैं वो बेचने के लिए आएंगे बाज़ार में, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन उसमें भी ये चीज़ देखा जाता है कि आपका एक रेट देखा जाता है ना, कि आपने मान लीजिए $30 पे खरीदा या $32 पे खरीदा, तो आपने इतने दिनों तक होल्ड करके रखा हुआ, तो आपका इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इंटरेस्ट सब लगने के बाद जो है उसमें जो चीज़ें देखी जाती है कि ऐसा नहीं कि सिल्वर जो है $20 पे चला जाएगा। जो डर लगता है ना कि कहीं वापस 1980 वाली स्थिति पे तो नहीं चला जाएगा, तो वो कंडीशन मुझे जो लगता है देखने से कि ऐसा मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड है, डिमांड को आप नकार नहीं सकते, वो ऑन पेपर है डिमांड। हाँ, डिमांड के साथ जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, अब वो बेचने के लिए आते हैं, सटोरिये हैं, तमाम चीज़ें हैं, पेपर कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर कॉन्ट्रैक्ट बहुत हेवी तरह से, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन जो है ऐसा नहीं कि 1980 के तरह हंट ब्रदर वाला कि 80 में जो गिरा, फिर 2011 में वापस आया वो प्राइस जो है 31 साल के बाद, ऐसा कुछ अभी तो दिखने में लग नहीं रहा है। 1980 में जो गिरा 11 में वापस आया, आने में बहुत समय ज़रूर लग गया, लेकिन क्या वैसा क्रैश दोबारा हो सकता है?
मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ रिकवरी में भले समय ना लगे, वो वापस से ऊपर आ जाए, क्योंकि जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ चांदी का, उसी दिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जब मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि 1980 के बाद इंट्राडे में चांदी की ये सबसे बड़ी गिरावट है। तो क्या अगर हम परसेंटेज वाइज समझना चाहें तो 1980 के जैसी मंदी चांदी में आ सकती है दोबारा? नहीं, वो 80 वाली जो है कहानी फ्रॉड का था, उसमें डिमांड सप्लाई था नहीं। वो हंट ब्रदर्स का फ्रॉड था। हंट ब्रदर्स क्या कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई सिल्वर खरीद ले, दो भाई मिल के खरीदने लगा कि रेट बढ़ा देंगे। उसके बाद से जो है तमाम चीज़ होने लगा। उसके बाद फेड को पता चल गया, फेड ने उसमें मार्जिन का चक्कर आ गया, तमाम चीज़ हो गई। उसके बाद से वो धड़ाम से गिर गया, चूँकि डिमांड था नहीं उसमें, और जो है और वो फ्रॉड था। लेकिन इस समय क्या है कि डिमांड है, डिमांड अच्छी तरीके से बना हुआ है। लेकिन जो सिल्वर जिस तरीके से गिरा, मान लीजिए जो भी गिरा, 121 तो गलत रेट था, वो तो था ही नहीं। कप एंड हैंडल $96 टूटना था, वो टूट गया। टूटने के बाद आदमी को स्थिर रहना चाहिए था। उसके बाद से जो $25 का उसने जो एक्स्ट्रा गेन लिया, तो वो पीछे गया। जो आपके यहाँ ही हम लोग कह रहे थे जो कि $84 में, आपके यहाँ मैंने पिछले बार बोला था कि $84 तक आ जाएगा। हाँ। जो अपने बुलेटिन में हमने बोला था कि उसके बाद भी नीचे, अगर देखिए इकॉनमी में कोई आप कमांड नहीं कर सकते, तो अगर नीचे गिरता है तो 69 जो है एक अंतिम पड़ाव है। $69 अगर नीचे गिरेगा, अगर 69 को तोड़ेगा तो फिर 58 जो है एक अंतिम पड़ाव है, और 58 को अगर तोड़ेगा तो 50 बहुत स्ट्रांग है। 50 से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन 121 से 50 आ गया मैं हम कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें जो 10 और 20 और $4 जाने वाली बात, क्योंकि $4 आ गया था ना उस समय, हंट ब्रदर्स के बाद जो है $50 से गिरता हुआ $4 आ गया था, तो 90% साफ हो गया था। तो वो चीज़ यहाँ, अब अगर इसमें आप 121 में देखें तो 90% मतलब तो $12 का हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ असंभव है। लेकिन मुझे लग रहा है कि $69 50% तो टूट सकता है आसानी से। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है इसमें ना, क्योंकि देखिए इस वक्त जो है चाइना का बाज़ार मजबूत है, चाइना में फिजिकल मांग है। जो मार्केट से जो घूमकर चीज़ें देखी जा रही है वो फिजिकल मांग चल रहा है। जैसा कि हम आपसे बात की कि प्रीमियम बेच रहे हैं, तो वो स्थिति लगता नहीं है। और जो है $80 के आसपास जो बातें आ रही है, मुझे लगता है कि साल के अंत तक में भी $80 के आसपास ही रहना चाहिए। उसको नीचे देखिए हो सकता है फ्लक्चुएशन मारे, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कि जो 69 वाला भी जो हम लोग कह रहे हैं कि 84 से तोड़ता हुआ अगर कोई प्रेशर आ गया, मान लीजिए किसी को, देखिए क्या होता है जो एक्स्ट्रा मनी लगे रहते हैं, अब वो पैसे को कहाँ लगाना है। अब तेल पे पैसा लग रहा था, तेल ईरान वाला जैसे ही मामला गड़बड़ हुआ, तेल का गिर गया, शॉर्ट हो गया। गैस पे, नेचुरल गैस पे पैसा जा रहा था, नेचुरल गैस भी वो उस पर भी आ गया, तो वो पैसा वो वापस ला रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि क्रिप्टो से पैसे निकल रहे हैं, जो लिक्विडिटी मनी जो है, तो क्रिप्टो वाला पैसा ठीक ठाक है, वो पैसे आएंगे। तो पैसे जाएंगे कहाँ? देखिए क्रिप्टो तो है फ्रॉड, जो है क्रिप्टो तो माया जाल है, उसमें तो यूं ही है, उसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो कोई ये है। बिटकॉइन वाले नाराज हो जाएंगे आपसे। हाँ ये है, लेकिन जो है ठीक है, हालांकि उस चीज़ का आदमी को नुकसान भी है, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में किसी ने आज से 15 साल पहले मुझे बताया था कि एक है बिटकॉइन, तुम खरीद लो 10,000 रुपये का। हमने हट 10,000 रुपये का मैं खाना खाऊंगा, बिटकॉइन खरीदूंगा, तो खैर वो अलग वो होता है आदमी के जीवन में, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो भी है वो है फ्रॉड। वॉरेन बफेट साहब भी कहते हैं, हम लोग तो वॉरेन बफेट साहब के जो है सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो उनका भी कहना है कि फ्रॉड है। अब जो भी पैसा दे दे वो अलग बात है, जिसमें देखिए पैसे तो कैसीनो भी दे देता है। आप जुआ खेलिएगा, जाकर लगा दीजिए, 0 नंबर पे लगा दीजिए, 1 नंबर पे लगा दीजिए, जिस पे भी लगा दीजिए, आपको अगर लक है, आपको फंस गया तो फंस गया। तो वो चीज़ें हैं, चूँकि हम गोवा में देखते रहते, गोवा में मेरा घर जो है वही पंजिम इलाके में ही है, तो सारे कैसीनो वही हैं, सब 2 किलोमीटर के रेंज में है। अब सुबह सुबह चले जाइए तो उसमें आपको कोई खुशी होते हुए जाता है, और 90% जो है वो दुखी होकर निकलता है वहाँ से। वो कैसीनो की बात है, जिसको फंस गया सो फंस गया। हाँ। तो वो मुश्किल है, लेकिन वो पैसे धीरे धीरे जिस तरह से है वो पैसे आएंगे, तो पैसे जाएंगे कहाँ? पैसे। चांदी किसके लिए है, मैं ये भी समझना चाहती हूँ। आपसे मैं ये सवाल पूछूं उसके पहले मैं व्यूवर्स से चाहती हूँ वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं, मैं ऐसे बहुत से इन्वेस्टर को जानती हूँ जो चांदी में निवेश का नहीं सोचते थे। मैं ऐसी बहुत सी इंडियन फैमिलीज़ को, अपने रिलेटिव्स को जानती हूँ जिनका निवेश गोल्ड में ही हमेशा से रहा है, निवेश के लिए कोई बहुत ह्यूज अमाउंट चांदी में नहीं लगाता रहा है। मैं तो सर पूर्वांचल की रहने वाली हूँ, हमारे यहाँ तो खैर चांदी से
सिक्के से टीका लगाते हैं, तिलक करते हैं। जब लड़की की शादी होती है तो दूल्हे का भी जो तिलक होता है उसमें चांदी के 11 सिक्के, 21 सिक्के, 51 सिक्के ऐसे दिए जाते हैं। वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सोने में निवेश हर भारतीय परिवार करता है, चाहे किसी भी तरह से। चांदी में निवेश कंपेटिवली हमेशा से लोगों का कम रहा है। ये सिर्फ 25 में मैंने सुना कि जिसने कभी चांदी में निवेश नहीं किया उसकी भी क्यूरियोसिटी पहले बढ़ी, फिर फोमो बढ़ता दिखाई दिया, और फिर आनन फानन में उसने सिल्वर में पैसा डाला, ETF में पैसा डाला। मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो जो पुराना पैटर्न था, मतलब गोल्ड में मैक्सिमम लोग निवेश करते थे, एक आम निवेशक, क्या वो ठीक है, या बदले सिनारियो में आपको लगता है कि XYZ किसी भी तरह का आदमी है वो सिल्वर में थोड़ा निवेश तो करे ही? देखिए, सिल्वर में जो निवेश कभी नहीं किए हैं, सिल्वर को जो नहीं जानते हैं उनको दूर ही रहना चाहिए। अब इसमें लोभ के चरिए बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सिल्वर को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, चीज़ों को समझ, देखिए सोना में ज़्यादा समझने के लिए है नहीं कुछ, सिल्वर में समझना पड़ेगा आपको। अगर सिल्वर समझ में आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो पैसे गोल्ड में रखिए। दूसरी बात की, जो घरों में जो सिल्वर की जो बात है, सिल्वर में देखिए पुराने ज़माने वालों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट का तरीका जो था उनका गोल्ड को लेकर, खासकर आज भी लोगों के घरों में जो पड़े हुए हैं वो बाबा दादा परदादा के ही गोल्ड और सिल्वर पड़े हुए हैं। ठीक बात। अब सिल्वर गोल्ड में क्या होता था, गोल्ड तो आप ले लिए, आप खरीद रहे हैं, कमर के नीचे जो है वो सिल्वर गोल्ड नहीं पहनते। देखिए कितना ज़बरदस्त उन्हें, क्योंकि वो गोल्ड, पता चला कि पायल जो है गोल्ड का पहनते लोग, तो सिल्वर बिकता ही नहीं। तो पायल जो है वो सिल्वर का, या पैरों में जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बालियां जो पहनी जाती थी, बिछियाँ जो पहनी जाती थी, या वो एक मोटे से रिंग भी पहना जाता था, तो वो सब सिल्वर का। तो सिल्वर वो हो गया। प्लस सिल्वर को देखा गया कि भाई सिल्वर का महत्व खत्म हो जाएगा, तो उसको भगवान से भी जोड़ा गया। तो जो सिल्वर के सिक्के से जो टीका लगाया जाता है, सोना के इससे नहीं लगाया जाता है, सिल्वर के टीके से लगाया जाता है, जो है उसको प्रतीत माना जाता है। लक्ष्मी जी की तस्वीर के साथ सोना रखा जाता है, सब कुछ सोना, थोड़ा चांदी भी बगल में रख देते हैं। हमारे तो भगवान जी बिठाए भी जाते हैं चांदी के सिक्के के ऊपर। भगवान भी जो बनाए जाते हैं वो चांदी के बनाए जाते हैं। तो उस तरीके से बड़ा जबरदस्त, जो सोने का तो बस दांत होता था पुराने जमाने में। सोने का दांत होता था। तो ये जो पिछले जमाने वाले जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका था उनका, वो बहुत ज़बरदस्त था। जो है उन लोगों का, मतलब मैं तो बड़ा फ़ैन हो जाता हूँ जो पिछले ज़माने में जो लोग थे, जो है किस तरीके से ज़मीन पे इन्वेस्ट करते थे, किस तरीके से सोना में करते थे, किस तरीके से चांदी में करते थे। ठीक है। तो वो चीज़ है। हम भी ऐसे ही आपसे और इन्वेस्टमेंट की टिप्स लेते रहेंगे। आपने कहा कि आप बड़े मुरीद हैं पुराने लोगों के, कि उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल इतना अच्छा था। मुझे आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल और आपका जो ज्ञान वाला स्टाइल है वो हमेशा से पसंद रहा है। तो आगे भी हम ऐसी टिप्स आपसे ज़रूर लेते रहेंगे। टिप मैंने बोल दिया तो फिर से क्लियर कर दें कि ये सिर्फ समझाने बुझाने के लिए और आपसी बातचीत के लिए है। ये वो वाली टिप नहीं है जिसके आधार पर आप जाएँ और जाकर के अपनी गाढ़ी कमाई, जो आपने दिन रात एक करके पसीना बहा के पैसा कमाया है, वो निवेश कर दें। ये उसके लिए सलाह नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि पिछली बार आपने चांदी को लेकर लोगों को एडुकेट किया था, इस बार सोने के लिए बहुत सारी आपको जानकारी मिली है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। थैंक यू।